अगर आप फिर अनुमति दें तो फिर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं, अगर आपको स्क्रीन शेयर कुछ लेना हो तो उसके बाद। अपने सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना वीडियो बंद कर लें, केवल मंजीत शर्मा जी का वीडियो चालू रहे तो बहुत अच्छा आवाज आता है बिना कटे, और इंटरनेट भी कम प्रयोग होता है। थैंक यू मंजीत जी। मंजीत शर्मा जी, आप कार्यक्रम शुरू करें। आपका हमारी टीम की तरफ से सादर अभिनंदन है, नमस्कार आपको। जी सर, थैंक यू सर। कृपया शुरू करें। जी सर, सभी साथीगण को नमस्कार, सभी सीनियर्स को चरण स्पर्श। आज की कार्यशाला में सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। और चूंकि मैंने सर से इस संबंध में बात की तो सर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा मैटर है और क्यों ना आप इसको लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं चूंकि पहले मिश्रा जी की बोल रहा था, तो मिश्रा जी क्या बोला कि वो अभी थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं, तो चूंकि उनने मेरे कंधों में थोड़ा सा भार दिया तो मेरे को भी लगा मेरे को करना चाहिए। उसके बाद में शाम को हम लोग मिले, शुक्ला जी, पवन जी, देवेंद्र जी और मैं, और उस पर चर्चा की, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले ट्रायल होता है तो ट्रायल हुआ और मेरे ख्याल से सफलतापूर्वक रहा। तो देवेंद्र जी ने भी इस पे सहमति दी और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मैटर है और सभी को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो मैंने भी इसको प्राथमिकता के तौर पे देवेंद्र जी के सामने रखा। तो सर, चूंकि मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं सीनियर्स के सामने बोल रहा हूँ, तो एक तो मेरा आप सहयोग करें। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे सर। जिसके ना सर, हम लोग आपके साथ हैं, आप शुरू कीजिए। जी सर, चूंकि मेरे को 25-30 मिनट में फर्स्ट सेशन में पूरा कवर करना है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा शॉर्ट मैं बताने की कोशिश करूंगा और क्वेश्चन आंसर में अपन पूरी बात को ले लेंगे। मैं आशा करूंगा कि अपन पूर्व की भांति सभी अच्छे से जिस प्रकार अपन सुनते रहे मेरे को सुनेंगे, और अगर थोड़ा सुनने में मेरे ख्याल से अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को झेलने की कोशिश करेंगे। इसी चीजों को मैं आगे रखते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। सर, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, ये सर अपना 1987 का एक्ट है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 11 अक्टूबर 1987 को बनके तैयार हुआ था, और ये अपने पूरे देश में सर स्क्रीन शेयर हो रही है सर सभी के साथ में। सर हो रही। जी सर, तो यह अधिनियम 1987 में बनाया गया और 9 नवंबर 1995 से पूरे देश में कार्य कर रहा है सर ये। अच्छा, इस अधिनियम को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? मान के चलिए अपना संविधान का आर्टिकल 14 है, वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समता, मतलब सभी लोग विधि के समक्ष समान है। मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति है, उसने के खिलाफ कोई केस लगा दिया, तो क्या वो उसका सामना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, वो कमजोर है, वो अपना वकील भी हायर नहीं कर सकता, वकील की आज फीस ऐसी है कि वो नहीं दे सकता, या फिर उसके कुछ राइट हैं वो उसको नहीं मिल रहे हैं और उसे न्यायालय की शरण में जाना है। अब वो कैसे जाए? मैं गरीब हूँ, मैं कैसे जा पाऊँ, है ना? लाइक मैं यहाँ पे आरटीआई से जोड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लाइक मैं आरटीआई का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं गरीब हूँ, तो आरटीआई में ये प्रावधान है कि हमें जन सूचना अधिकारी जो है, अगर मेरे को लिखना भी नहीं आता तो वो मेरा आवेदन लिख देगा। प्रथम अपील में भी यही प्रोसेस है, द्वितीय अपील में भी। अब उसके बाद में मेरे को सूचना नहीं मिलती तो मेरे को कहाँ, हाई कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा। अब वहां पे तो मैं जाऊंगा तो मेरे को कई सारी कानून की जानकारी होना चाहिए, तो वहां पे भी ये अपन को अधिकार सिक्योर किया गया है अपने लिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई अनपढ़ है, तो वो कुछ नहीं, विधिक सेवा प्राधिकरण की ऑफिस में जाएगा, लीगल क्लिनिक भी बोला जाता है, वहां पे जाकर अपनी बात रखेगा, तो वहां से अधिवक्ता उन्हें प्रदान कर दिए जाएंगे। और उसमें जो अधिवक्ता बैठते हैं, पैनल में जो अधिवक्तागण होते हैं, वो सब विद्वान होते हैं और 8 साल, 10 साल, 15 साल इतने एक्सपीरियंस वाले होते हैं, तो उनको कानून की काफी सारा नॉलेज रहती है।
उसके बाद में जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार न्यायालय के न्यायाधीशगण और अधिवक्तागण, सोशल वर्कर्स ये जगह-जगह जाके कानून की जानकारी देते हैं। तो वो यही आप बोल सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के अंतर्गत कार्य करते हैं। लाइक अपन लोग भी बात कर रहे हैं आरटीआई पे या फिर विभिन्न एक्ट पे, तो सर अपन भी यही काम कर रहे हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ये बोला जा सकता है। वो बात अलग है, अपन उससे जुड़े हुए नहीं है, पर लेकिन लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना कानून के संबंध में, तो वो अपन इसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। और लाइक कई बार ऐसा बोला जाता है कि भैया जो है अपने बच्चों के सिलेबस में भी कानून की जानकारी रहनी चाहिए। तो थोड़ी-सी जानकारी जैसे कि उनके अधिकार क्या हैं, हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं, ये तो उनने दे दिया। लेकिन ज़्यादा जानकारी दे देंगे तो वो सब अधिवक्ता तो बन जाएँगे, पर लेकिन अपन को साइंटिस्ट भी चाहिए, अपन को जो है डॉक्टर भी चाहिए, उसकी पढ़ाई भी आवश्यक है ना। और अगर किसी को लीगल प्रोसेस में आना है तो वो जो है एलएलबी कर सकता है। तो ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो अ, अब चूँकि अब एक डॉक्टर है, एक आम व्यक्ति है, उस तक भी लीगल जानकारी पहुँचे, उसके लिए क्या करता है, विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। आपने देखा होगा कई जगह पैम्पलेट्स बँटवाई जाती हैं, कई जगह आपने लोक अदालत के बड़े-बड़े होर्डिंग देखे होंगे, है ना? विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। तो वो लोक अदालत का कार्य होता है, जो आप कई बार जो है अखबारों में पढ़ते रहते होंगे, तो वो इसी एक्ट के अंतर्गत कार्य होता है सर। सर मेरा एक सभी साथीगण से निवेदन है कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएँ, तो आपको अच्छे से वो समझ में आएगा। चूँकि मेरे को बात कुछ मिनट में कंप्लीट करनी है, तो और मैंने जानकारी बिल्कुल सरल शब्दों में लिखी है, तो आप समझ जाएँगे सर। ऐसा मेरा मैं आशा करता हूँ। उसके बाद में अच्छा ये रहता है कि शहरों में और गाँव तक इसकी सुविधा पहुँचती है। लाइक ये जो है 3 स्तरों पे काम करता है विधिक सेवा प्राधिकरण। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर आपने कभी नालसा का नाम सुना होगा। आपने राज्य स्तर पर सालसा का नाम सुना होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएलएसए। तो ये सारा काम करती हैं और इसके अंतर्गत पात्रता हेतु कुछ रुपए भी डिफाइन किए गए हैं। लाइक मेरी 5 लाख की इनकम है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अपने वकील महोदय को हायर कर सकता हूँ और उनको अपना वकील नियुक्त करवाने हेतु एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ और उस पे विचार किया जाएगा। राज्य स्तर पर अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग रेट फिक्स कर रखी है। जैसे कि मध्य प्रदेश की 1 लाख है और अपने जो है छत्तीसगढ़ की 1.5 लाख है। ऐसे ही कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे उनने 3 लाख इनकम का क्राइटेरिया कर लिया कि 3 लाख तक जिनकी वार्षिक आय होगी, उनको हम इस अधिनियम के अंतर्गत, इस प्राधिकरण के अंतर्गत जो है वकील मुहैया कराएँगे। तो ये अलग-अलग वो अपन नालसा की वेबसाइट है सर, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे जाके अपन को सारी कुछ जानकारी इसमें मिल जाती है सर। उसके बाद में यहाँ पे सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं विधिक सेवाओं के लिए हकदारी, कौन-कौन हकदारी कर सकता है? तो जैसे कि इसमें सारा कुछ दिया गया है, मैं जल्दी-जल्दी से आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, संविधान के अनुच्छेद 23 में यथा निर्दिष्ट मानव के दुर्व्यवहार या बेकार का शिकार है, स्त्री या बालक है, निःशक्त व्यक्ति, मतलब अपन कुल मिला के ये औद्योगिक कर्मकार है ना? तो अपन ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, अपन को ऐसा लगता है कि यार उस तक जो है कानूनी सहायता पहुँचाई जानी चाहिए और ऐसा नहीं है कि इसमें मान के चलिए कोई लिखा नहीं है कि ये वाला पर्टिकुलर नाम है वो छूट गया है। तो वो सामने वाला बंदा विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव महोदय होते हैं, वो हर जिले में बैठते हैं, हर तहसील प्लेस के जो कोर्ट रहते हैं, वहाँ पे भी बैठते हैं, तो उनके सामने जाके एप्लीकेशन दे सकता है। एप्लीकेशन नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकता है या फिर सीधे उनसे रिक्वेस्ट कर सकता है, सर मेरे को ऐसे-ऐसे अपना मुकदमा करना था और ऐसे-ऐसे वो करना था, आप मेरे को कराइए, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मेरे को सहायता पहुँचाइए। तो वो सहायता पहुँचाते हैं। बस वहाँ पे ये हो जाए कि हाँ, आप इसमें आ रहे हो क्या नहीं और अपनी जब वो व्यथा सुनेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको दे देते हैं। अच्छा एक और चीज़ रहता है कोई व्यक्ति अगर पैसे वाला है, काफ़ी धनाढ्य है
तो वो ऑलरेडी अपने वकील कर लेता है, हायर कर लेगा वो व्यक्ति, वो सक्षम है और वो मन मुताबिक जो भी अपने वकील अधिवक्तागण होंगे, उनको वो हायर कर लेगा। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, उसको सहायता उस पैनल के अंतर्गत जो जैसे कि सिविल के स्पेशलिस्ट रहते हैं, क्रिमिनल के स्पेशलिस्ट रहते हैं, मान के चलिए मोटर दुर्घटना दावा का करना है, तो सबके पैनल अलग-अलग बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से वकील को नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद में अ, मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता। सर इसके संबंध में मैं चूँकि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप पढ़ते जा रहे हैं तो मैं ये आशा करता हूँ कि मैं ना पढ़ूँ समय ना जाए। मैं इसके संबंध में आपको ये कहना चाहूँगा कि इस अधिनियम की केवल यहाँ तक रोकथाम नहीं है कि मेरे को केवल एक वकील मिल जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल रोकथाम नहीं है। ये हमारे विधिक अधिकारों को भी सुदृढ़ बनाता है। लाइक इसमें जैसे कि लिखा है वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा। लाइक मेरे घर के सामने एक रोड है वो खराब है। अब मैं अधिकारियों को मैं चिट्ठी भेज चुका हूँ, सर ये रोड सुधार दीजिए। उनने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं कलेक्टर साहब के पास में गया, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैं जो है अपने सीएम महोदय जैसे कि मध्य प्रदेश में 181 पे कॉल किया, है ना? वहाँ से भी कोई कार्रवाई मान के चलिए नहीं हुई। तो मेरे पे ये राइट है कि मैं कुछ नहीं, मेरे को सिंपल ये करना है, एक सिंपल से कागज़ पे एक एप्लीकेशन टाइप करना है और चाहूँ तो मैं पंचनामा ले सकता हूँ अपने पड़ोसियों के, 4 लोगों के और नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे को फ़ोटो खींचना है और उसके साथ में संलग्न करके और जो सचिव महोदय होते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण के जो केसों को सुनने वाले न्यायाधीश महोदय होते हैं, उनके पास में मैं जा सकता हूँ और अपना एप्लीकेशन दे सकता हूँ। तो वो क्या करते हैं सर, इसमें ये प्रोसीडिंग है कि वो जिनके खिलाफ किया है लाइक मैंने सबसे पहले गया पीडब्ल्यूडी विभाग विभाग के लिए और फिर मैं गया कलेक्टर के लिए, मैंने दोनों को वो बना दिया पक्षकार, है ना? तो वो उनके लिए फिर नोटिस इश्यू करते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे-ऐसे दिया गया है और इसका ये अधिकार है कि वो एक रोड पे चले, ये इसका राइट है। तो क्यों ना उसको ये विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। तो फिर उसके बाद में अगर आपकी कोई आपत्ति हो तो आप हमें बताएँ, अगर उनकी तरफ से कोई आपत्ति होती है तो वो बताते हैं और नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में वही लोग जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा एक केस का, उसमें क्या हुआ एक बंदे ने जाके और ये एप्लीकेशन फाइल कर दिया और फ़ोटोग्राफ लगाए और वो आवेदन दे दिया। उसके बाद में उनके लिए जैसे ही सम्मन गया और सम्मन से वो आए और उन्होंने बोला कि सर अभी बरसात का समय है और चूँकि गड्ढे तो हैं, पानी भरा हुआ है, तो हम कैसे काम कर रहे हैं? अभी रोड भी डालेंगे तो बरसात में हमारी रोड भी बह जाएगी और नुकसान होगा। तो न्यायाधीश महोदय इसमें एक और चीज़ जो कुछ मदद माँगने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत जाता है, तो मैंने ये देखा है कि थोड़ा न्यायाधीश गण का एक उसके प्रति एक अलग व्यवहार रहता है व्यक्ति के प्रति। तो उनने पहले ही स्तर पर वो देख लिया कि एक चीज़ तो यहाँ पे निश्चित हुई कि वहाँ पे गड्ढे हैं और ये जो व्यक्ति हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं, वहाँ पे गड्ढे हैं, उनको भर नहीं रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि भैया मैं रोड से जाता हूँ, मेरी गाड़ी है, वो उस गड्ढों में फँस जाती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है न्यायाधीश गण भी एक है तो इंसान ही, उनकी भी तो गाड़ी किसी न किसी रोड पे चलती है और उनको भी इस चीज़ का एहसास होता है कि अगर रोड खराब हो तो गाड़ी में और हाँ, सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो इस चीज़ को फेस करते हुए उस एक्ट में सीधा-सा वो करते हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु और कार्य के प्रति लापरवाही हेतु कार्रवाई की जाए। ऐसा नोटिस इश्यू करते हैं। दूसरे दिन ही संबंधित विभाग से ट्रॉली की ट्रॉली जो है क्या बोलते हैं मुरम या फिर छोटी गिट्टी जो बोल सकते हैं, तो वो आके और वहाँ पे डल जाती है और पूरे गड्ढे चौक कर दिए जाते हैं और बताया जाता है कि सर हमने वो काम कर दिया गया है और सामने वाले व्यक्ति से खुद ही मिलते हैं वो अधिकारीगण कि भैया हमने तो ये काम कर दिया, रोड चलने लायक हो गई, आगे चल के हम रोड भी डाल देंगे, थोड़ा-सा आप बख्शो। तो ऐसी प्रोसेस होती है।
वहां पे लोगों को अधिकार देने के लिए सुदृढ़ बनाता है। वो जो व्यक्ति बैठे हुए हैं कि हम काम नहीं करेंगे, वो भी काम करने के लिए इस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता है सर। लाइक जैसे कि दो व्यक्ति हैं और पड़ोसी हैं, आस पड़ोसियों खेत वाले हैं। अब चूंकि मेड, कई बार आपने देखा होगा मेड इधर से इधर हुआ, इधर से इधर हुआ, जो बदमाशी की और थोड़ा सा अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए दूसरे के उससे मेड निकाल देते हैं। अब ये वाले मैटर को अगर अपन ज्यादा वो देखें, सिविल सूट ये फाइल करें और कोर्ट प्रोसेसिंग करें, फिर उसके बाद में कोर्ट फीस लगाएं, तो मेरे ख्याल से ये आप ये मान के चलिए आज की स्थिति में 2-4 साल की प्रोसीडिंग हो जाती है। लेकिन अगर वो व्यक्ति इसी अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट में आता है और एक आवेदन देता है कि मेरा ऐसा ऐसा पड़ोसी है, उसने ऐसा ऐसा कर लिया है सर, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि गांव वालों के सामने मैं उससे बात कर रहा हूँ तो मेरी बात नहीं हो रही है, मैं चाहता हूँ कि लोक अदालत में हमारा ये मैटर रखा जाए और वहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता गण हैं और आप हैं सर, तो वो समझाए तो वो समझे, है ना? और अगर मेरी कुछ गलती है तो मैं भी समझूंगा। तो एक पक्ष भी अगर राजी है तो उसको लोक अदालत में रख लिया जाता है। उसके बाद में उस व्यक्ति के लिए नोटिस इशू किया जाता है कि ऐसे ऐसे विधिक सहायता मांगी गई है और ऐसा ऐसा बताया गया है, पूरे आवेदन की कॉपी भेज दी जाती है। वो व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हाँ ऐसा हुआ है, और उसको बताया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो एक पटवारी जाएगा, पूरा वो नाप तौल करेगा और फिर वो मिलना तो उतना ही है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यहाँ से कुछ करने से कोई मतलब नहीं है, और इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हुए दोनों मिलके रहने लगते हैं और अपनी संतोष में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये इस अधिनियम के अंतर्गत एक अच्छा प्रावधान है। शायद मैं समझा पा रहा हूँगा। उसके बाद में जैसा कि अपना टॉपिक है लोक अदालत, तो लोक अदालत को मेरे ख्याल से बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में नाम तो सभी ने सुना होगा और जानते इतना होंगे कि इसमें क्या-क्या होता है। मैं इसको थोड़ा-सा, चूँकि मैंने काफ़ी सारा वो स्क्रीनशॉट बनाए हैं आप लोगों के लिए लेने हेतु, और एक पूरी फ़ाइल तैयार की है, आप इसको ले सकते हैं। उसमें मैंने सारा कुछ लिखा गया है। तो अब नेशनल लोक अदालत या फिर लोक अदालत जो लगती है, उसकी बैठक व्यवस्था कैसे होती है, मैंने थोड़ा-सा अपने डायग्राम वगैरह बना के और समझाने की कोशिश की गई है कि एक तरफ न्यायाधीश बैठे रहते हैं, अपनी एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हैं, वो सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, है ना? जो भी जिनकी अच्छी छवि हो समाज में, वो रहते हैं। उसके बाद में अधिवक्ता रहते हैं, तो उनको गठित किया जाता है और उसके बाद में जो भी प्रकरण होते हैं, जैसे कि राजीनामा योग्य आईपीसी के सेक्शन है, जैसे दीवानी मुकदमे है, राजस्व प्रकरण है ना? और मोटर दुर्घटना वाले जो प्रकरण है, तो ये सारे इसमें रखे जाते हैं। उसके बाद में मैंने अगली स्लाइड में सर आप लोगों के लिए रखा है कि इस वर्ष की जो 2020 की नेशनल लोक अदालत थी, वो किन-किन डेटों पे अनुमानित की गई थी, निर्धारित की गई थी। तो उसमें सर चूँकि कोविड आ गया तो पहली तो अच्छी सी लगी, उसके बाद में थोड़ा-सा दिक्कत आई लगाने में, चूँकि अ, भीड़ हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है, और भीड़ से अभी अपन को बचना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक अच्छा काम किया गया था कि वहाँ पे जो है ऑनलाइन सुनवाई की गई थी। ऐसा अखबारों में मैंने पढ़ा हुआ था और काफ़ी मुकदमे सुने गए थे, पर लेकिन वही है ना कि कई लोगों को इंटरनेट का सही से यूज़ नहीं करना आता, तो उसका रिज़ल्ट कम निकला, पर लेकिन उनने कार्रवाई की। इस हेतु उनके सभी को शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उनने कम से कम इस महामारी में थोड़ी-सी तो कार्रवाई की। तो अपनी अब 5वीं लोक अदालत 12 दिसंबर 2020 को है। अगर कोविड का असर कम हुआ, तो मेरे ख्याल से लगाई जाएगी सर। उसके बाद में लोक अदालत को यहाँ पे मैंने परिभाषा को थोड़ा-सा समझाने की कोशिश की गई है, और ये परिभाषा और यहाँ पे ये वाले अब की बार में मेरे जो नोट्स निकलेंगे, वो आपकी एक लक्ष्मीकांत की एक अच्छी बुक आती है, आपने नाम सुना होगा, भारतीय संविधान के संबंधित, यूपीएससी वाले लड़के, पीएससी वाले खास तौर से इसी का अध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बुक है।
तो सर उसमें पूरा समझाया गया है अच्छे से। लोक अदालत एक मंच फोरम है जहाँ वे मामले जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए हैं, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, मतलब वो न्यायालय में भी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है। तो मतलब जो न्यायालय में चल रहे हैं वो मुकदमे भी इसमें आते हैं, और जो न्यायालय में नहीं आए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, 2 पड़ोसी किसान हैं और मेड पे थोड़ा-सा विवाद हुआ, उसका कोई केस नहीं आया, उसे पता है मेरे को फीस लगानी पड़ेगी, सिविल सूट ये लगाऊँगा तो लाइक मेरी जो है वाद का मूल्य अगर 5 लाख की ज़मीन है, तो मेरे को इतने 5% 4% जो भी निर्धारित है कोर्ट फीस के अंतर्गत, वो फीस देनी पड़ेगी और मेरे को एक वकील करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी सारा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पहले इसमें लाऊँ, तो हो सकता है समाधान निकल आए, क्योंकि वो गाँव वालों की तो मान नहीं रहा, और लोक अदालत में कोई भी अधिनिर्णय हो जाए, कोई भी निर्णय हो जाए, तो उसकी कोई अपील नहीं होती, वो हमेशा के लिए हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो व्यक्ति वहाँ पे भी आ सकता है, मतलब न्यायालय में उसका प्रकरण नहीं है, पर लेकिन इसके अंतर्गत वो वहाँ पे भी आ सकता है। तो अर्थ के रूप में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है, जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था। जैसे कि प्राचीन भारत में अपन कहते हैं ना, जैसे राजा के समक्ष काफ़ी सभा रहती थी, वहाँ पे लोगों की सुना जाता था। फिर उसके बाद में सभी से सलाह-मशवरा की जाती थी। उसमें कई जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति सबको सुनते थे। तो ये प्राचीन व्यवस्था को यहाँ पे लाया गया है ना? इसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई है। शब्द युग लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। इसके पक्षधर सबसे ज्यादा गांधी जी रहे थे। गांधी जी ने न्यायालय व्यवस्था को ये सब देख के ना, उन्होंने कहा अरे इसमें मेरे तो कुछ वो आई ही नहीं, लोगों की सुनने वाली चीज आई ही नहीं, तो आप कुछ तो लाइए ना। ऐसा ऐसा करके उन्होंने छोटी सी आपत्ति दी थी शुरुआत में, ऐसा पढ़ने को मिलता है। तो इस पे मैंने सारे नोट्स बनाए गए हैं और बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। मैंने ये सही से कर दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो मेरे ख्याल से बड़ा करके आप अच्छे से समझ पाएँगे। अगर मैं इसको पूरा पढ़ूँगा तो मेरे को पढ़ने में पूरा समय चला जाएगा सर। और अगर आप इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी पूरी फाइल बना के और ग्रुप में शेयर कर दूँगा। इसके बाद में दूसरा है, उसके बाद में ये तीसरा है, और यहाँ पे पूरा लाभ तक बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। मेरे को इस किताब में सबसे बेस्ट लगा, तो मैंने उससे लेकर आप सबके लिए साझा किया है सर। यहाँ पे मैंने कुछ मेरे को ऐसा लगा कि आपके समक्ष ये वाली चीज़ लानी चाहिए कि लोक अदालत से क्या लाभ है। तो देखिए, पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी, वैमनस्यता समाप्त हो जाती है। लाइक आपने देखा होगा कि ये ज़मीन का मैटर ही ना धीरे-धीरे बढ़ के बड़ा रूप ले लेता है। एक दिन इतनी भी स्थिति आ जाती है, सामने वाले व्यक्ति को लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपकी दुश्मनी वहाँ पे क्या हुई? खत्म हुई, है ना? वैमनस्यता बढ़ी ही नहीं। समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है ना? आप समझ पा रहे होंगे, मैंने बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में ही लिखा है कि सभी आम व्यक्ति समझ सकें। लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्ट फीस वापस हो जाती है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक वो वाला वो किसान है, पहले लोक अदालत ना आते हुए उसने कहा नहीं, इसे मैं देखता हूँ, मेरी ज़मीन है, मेरे पे रजिस्ट्री है, मैं जो है कोर्ट जाता हूँ और इसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ, सिविल सूट ये लगा दिया और उसने फीस भर दी। इतनी-इतनी फीस जितनी भी लगती है कोर्ट फीस अधिनियम के अंतर्गत, तो वो कोर्ट फीस लगा दी और वो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट में भी ये रहता है कि पहले मध्यस्थता कराई जाती है। मध्यस्थता भी इसी का पार्ट है। आपने चूँकि अभी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पे जो मामला चल रहा था, तो वो मध्यस्थता के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि जो है सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि मध्यस्थता हो जाए और आराम से मैटर सॉल्व हो जाए।
पर लेकिन वो वहां पे थोड़ी सी अड़चनें पैदा हुई। खैर, तो मतलब वो मैटर इसी में आता है, मध्यस्थता कराई जाती है। मध्यस्थता क्या होता है, जैसे कि लाइक दो पक्षों में विवाद है, मीडिएशन जिसका इंग्लिश नाम ये है, दो किसानों में ही विवाद है, तो उनको दोनों को बिठा के कहा जाता है भैया क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, क्यों केस में इतना वो कर रहे हो। तो वो समझ जाए तो ठीक है, वहां पे राजीनामा हो जाता है। अगर नहीं समझते तो वो केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा देते हैं। लाइक पति पत्नी के बीच में विवाद है, छोटी छोटी बातों पे हो गई, लाइक पति आया और पानी नहीं दिया, ऐसे ऐसे मैटर आ जाते हैं कोर्ट में, है ना। पानी नहीं दिया, उसी पे लड़ाई झगड़े हुए और वो एक ने कोर्ट में फाइल किया कि मैं तलाक चाहता हूँ इससे, मैं नहीं रहना चाहता इससे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मामले, अब इनको क्या बढ़ाना चाहिए, ये कोर्ट में एक तरीके से बोझ है। उन दोनों को समझाया, सामने पानी पिला दिया, जो जज महोदय ने कुछ कई ऐसे भी हैं कि अपना पेप्सी मंगा दी, पेप्सी पिला दी, लो भैया एक दूसरे को पिला लो, चाय पिला दी, और लोग वहीं पे संतुष्ट हो गए। ये छोटे छोटे मामले ये तो सॉल्व हो ही जाएंगे ना अपने। तो ये वाली सारी चीजें। तो अच्छा, अभी मैं बताना चाह रहा था कि कोर्ट फीस वापस का मतलब ये है कि सिविल सूट ये उसने लगाया, सिविल सूट ये में क्या रहता है, उसने जैसे मान के चलिए फीस जमा की 10,000 रुपए, कि मेरा बात सुने जाने हेतु 1 रुपए लेते हैं ना कोर्ट में जो फीस लगती है। तो अगर वो लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा होता है तो वो कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। एक प्रमाण पत्र बनाया जाता है उस लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा, और वो कोर्ट फीस उसे वापस हो जाती है। सबसे बढ़िया बेनिफिट है ये। लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत में निर्णय या आदेश, डिक्री, अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती और मामले का अंतिम निराकरण हो जाता है। लाइक लोक अदालत में कोई मामला निपटा, लोक अदालत में कोई मामला जैसे कि दो किसानों के बीच ही निपट गया, पति पत्नी के बीच निपट गया। अब उस आदेश को क्या है ना, वो किसान दोनों तैयार थे, उनने साइन किया। हेलो। तो वहां पे क्या रहता है, इसमें जो भी आदेश दिया जाता है उसकी कोई अपील नहीं होती। लाइक अपन ये होता है जेएमएफसी कोर्ट से सेशन में गए, सेशन से फिर जो है अपन बढ़ते हुए उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय से अपन सुप्रीम कोर्ट गए, तो ये प्रोसीडिंग वहां पे खत्म है। यहाँ पे चूंकि सारे पक्ष संतुष्ट हैं और उस पे से ही क्या नाम है निर्णय पारित किया जा रहा है, और तो जाहिर सी बात है उसकी अपील तो ना के बराबर होती ही नहीं है। पहली बात तो ये है, कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ, सामने वाला संतुष्ट हूँ, अपील कौन करेगा, है ना। पर यदि चूंकि अपील नहीं होती, पर मैंने जो पढ़ा है उसमें ये है, अगर कोई मामला कुछ कानून से अलग जाके हो तो उसकी अपील हो सकती है। पर लेकिन चूंकि वहां पे अधिकांश तौर पे, और उसकी 1% बात सामने आई थी चूंकि मैंने पढ़ा था, तो पर लेकिन ज्यादा तौर पे ये है कि कानून से सम्मत कोई भी फैसला दिया गया है, और सभी लोग मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, विद्वान अधिवक्तागण बैठे हैं, दोनों पक्षकार सहमत हैं, तो उसमें जो फैसला दिया गया है उस आदेश की कहीं पे भी अपील नहीं होती है। मोटर दुर्घटना दावा एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है। लाइक आपने किसी कंपनी के खिलाफ लगाया, ड्राइवर के खिलाफ लगाया, वाहन मालिक के खिलाफ कोई दावा लगाया, इसको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आपको टक्कर लगी और टक्कर लग के आप चोटिल हुए, आपने इलाज कराया, उसकी एक मुआवजा राशि मिलती है, तो मोटर दुर्घटना दावा एवं अन्य क्षतिपूर्ति। सर मोटर एक बार दुर्घटना मैं बीच दावा में के रोकना अंतर्गत। चाहूंगा मंजेश जी। जी जी मैं सर। अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि 7:38 को ये सेशन एक बार बंद होगा, वापस सभी साथी जुड़ जाएं। जिस लिंक से इस सेशन में जुड़े हैं इसी लिंक से वापस जुड़ जाइएगा और ये प्रोग्राम का कंटिन्यू इसका लाभ लें। मंजेश जी सर। जी सर, उसके बाद में मोटर दुर्घटना दावा में क्या होता मंजेश जी आप स्क्रीन शेयरिंग ले लीजिए जब तक बाकी साथी जुड़ेंगे।
जी सर, शुरू कर। जी साथी ओके। वापस जुड़ चुके हैं, आप आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। जी सर, तो मोटर दुर्घटना दावा में क्या होता है, मेरे को चोट लगी, मैंने इलाज कराया, अब मेरे को उसके पैसे मिलने चाहिए ना। लाइक कोई व्यक्ति है वो खत्म हो गया, तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ सहायता मिलनी चाहिए ना, तो वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो उसका अगर अपन ने केस लगाया, तो सामने वाली जैसे कि कंपनी है, लाइक वो वाहन बीमित है, तो वो उस पर जवाबदारी आ जाती है। तो वो जैसे इसके लोक अदालत के अंतर्गत आती है, वो कहती है हम इतनी राशि देने के लिए तैयार हैं। सामने वाला कहता है कि हाँ हम इतनी राशि लेने के लिए तैयार हैं, तो बाकायदा वहाँ पे कार्रवाई होती है और एक चेक बना के दे दिया जाता है। तुरंत तुरंत में ये कार्रवाई होती है, पहले से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट रहती है इसकी। तो ये वाले मामले आते हैं। पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, जाहिर सी बात है, दोनों लोग सहमत हैं उस चीज से, तो हमेशा के लिए अपना जो है विवाद समाप्त हो गया। किसी पक्ष को सजा नहीं होती, मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल कर लिया जाता है। सजा तो होगी ही नहीं ना, दोनों पक्ष सहमत है और मामले को समाप्त कर रहे हैं, तो सजा भी नहीं हो रही। लाइक क्रिमिनल केस में उसने राजीनामा कर लिया, तो दोनों में राजीनामा हो गया, दोष मुक्त हो गया, सजा भी नहीं होती, सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है। ये कुछ मैंने पॉइंट बनाए थे, ये एक आसान प्रोसेस है सर। उसके बाद में मैं यहाँ पे चूंकि मैंने आईपीसी के सेक्शन सीआरपीसी पढ़ा और आईपीसी के सेक्शन पढ़े, उसमें कौन कौन सी धाराएं हैं जिनमें अपन राजीनामा कर सकते हैं, वो मैंने सारी मेंशन यहाँ पे की हुई हैं। तो इन धाराओं के अंतर्गत अगर आपका कोई भी प्रकरण चल रहा है, लाइक 323 हुआ है ना, और 337 हुआ, तो ये मामले जो जो भी चलते हैं उनमें अपन राजीनामा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका जो है ऐसा कोई सेक्शन है जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता, लाइक 324 हुआ है ना, 302 हुआ, बड़े बड़े सेक्शन में 307 हुआ, तो इनमें राजीनामा नहीं होता और ये वाले प्रकरण अपनी नेशनल लोक अदालत की परिसीमा में भी नहीं रखे जाते, मतलब है ना। तो जिनमें अपन राजीनामा कर सकते हैं, छोटे छोटे मामले हैं, 1000 तक का उनमें दंड निर्धारित हो, वो मामले है ना, तो वो मामले अपन इस नेशनल लोक अदालत में रख सकते हैं। ये मैंने सारी आईपीसी के सेक्शन लिखे हुए हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में कभी भी आपको ऐसा लगे कि हमारा राजीनामा योग्य प्रकरण है कि नहीं है और लोक अदालत में जा सकता है कि नहीं है, तो वो आप इससे सचेत रह सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि भैया हमारा क्रिमिनल केस तो है नहीं, हमारा तो दूसरा केस है, तो कौन कौन से प्रकरण अपन इस नेशनल लोक अदालत में रख सकते हैं। तो देखिए, परिक्राम में लिखित अधिनियम, सॉरी मेरे से लिखित छूट गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। परिक्राम में लिखित अधिनियम होता है, एनआई एक्ट भी बोलते हैं, कि धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, लाइक आपने सुना होगा चेक बाउंस, किसी ने किसी व्यक्ति को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, उसमें पैसे ही नहीं है ना, तो ये सारे जो प्रकरण है ना, वो भी अपनी नेशनल लोक अदालत में रखे जाते हैं। अधिवक्ता गण और न्यायाधीश गण और सामाजिक कार्यकर्ता दोनों पक्षों को बुलाते हैं और कहते हैं, क्यों भैया इससे ऐसे ऐसे इससे सामान लिया और तुमने बदले में चेक दिया, उसमें राशि नहीं है और ये इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ ये केस लगाया है, आपका क्या कहना है। तो सामने वाला कहता है कि हाँ बिल्कुल है ही, उसका चेक है, सारी चीजें, तो वहां पे वो सहमति व्यक्त करता है कि सर ऐसा ऐसा है, और जो भी उनके बीच में जो भी मामला कैसे भी सॉर्ट आउट हो सकता है, वो वहां पे सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा सकता है। बैंक रिकवरी संबंधी मामले भी इसी में आते हैं, बैंक रिकवरी करती है ना, वो इसी में आते हैं। MACT प्रकरण, वो अभी मैंने कहा मोटर दुर्घटना वाले, है ना, किसी को चोट लगी तो वो कैसे वो कर सकता है। वैवाहिक प्रकरण, पति पत्नियों के बीच में जो संबंध के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, उस पर जो मामले चल रहे होते हैं ना, वो इसमें आते हैं। श्रम विवाद प्रकरण, लाइक कोई कर्म का वो कोई वो है मजदूर और उसका पैसा कंपनी नहीं दे रही है या फिर वो मालिक नहीं दे रहा है, तो वो इसके अंतर्गत श्रम विवाद लगाता है, तो वो मामले भी लोक अदालत में रखे जाते हैं, उनका भी निपटारा किया जाता है। भूमि अधिग्रहण के मामले, विद्युत एवं जल बिल संबंधी मामले, सेवा मामले, ये सारे मामले समस्त प्रकरण
राजस्व प्रकरण और दीवानी मामले, समस्त प्रकरण ये वाले रखे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग उनका बिल जमा नहीं हो रहा है, काफी सारी राशि जमा हो गई, तो उस समय पे नेशनल लोक अदालत के समय पे या लोक अदालत के समय पे जो बिजली कंपनियां भी क्या होती हैं, छूट प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप इस नेशनल लोक अदालत में राशि जमा करते हो तो हम इतनी छूट देंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर होती हैं सर। उसके बाद में कोटेशन थी, ये जो दीवारों पे लगी रहती हैं और विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जगह जगह पे लोगों को दिखाई जाती हैं। वही है, लोक अदालत का है या नारा, दोनों जीते कोई ना आ रहा, दोनों जीत गए ना, प्रकरण समाप्त हो गया ना, तो कोई ना हो आ रहा, ऐसे करके ना धन की बर्बादी ना सालों का इंतजार, न्याय देती है लोक अदालतें हर बार। मतलब हमें सालों तक इंतजार नहीं करना अपने मैटर से संबंधित, हमें त्वरित न्याय मिल रहा है इसमें। तो ये सारा मैंने कोटेशन लिखे हुए हैं। इसके बाद में सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस डिस्कशन के लिए, और आपने मेरे को बहुत अच्छे से सुना, और इसके लिए मैं सभी को आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजेश जी, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लोगों को लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में मालूम जरूर था, लेकिन जो चीजें आपने बताई है वो लोगों की समझ को और बढ़ाएगा। मिश्रा जी, आप कुछ शुक्रिया बोलना चाह मंजेश रहे जी। सर? जी मंजेश जी, अगर अनुमति दें शर्मा जी, तो इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा, अगर ये अनुमति मिलती है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल अनुमति है सर। जी 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 जी, सभी मित्रों को मैं राजकुमार मिश्रा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मंजीत जी के बातों में कुछ चीजें तथ्यात्मक रूप से रह गई, और इसलिए मुझे लगता है कि इस संबंध में मैं कुछ बताऊं आप लोगों को। देखिए, ये जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये 1987 में लागू हुआ, लेकिन 1970 में जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, ये संशोधन 1976, आप ध्यान रखेंगे समय कब का है, 1973 का संशोधन है, जिसको संशोधन भी बोलते हैं। बहुत सारे संशोधन उस समय हुए थे। उसमें ये जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है 4था अध्याय, नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य को किस प्रकार के चीजों का पालन करना होता है, वो उसका अनुच्छेद 39A में ये बात जोड़ी गई थी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसमें यह कहा गया था कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टता यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोगिता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा यह किसी अन्य तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। राज्य के ये जिम्मेदारी है कि अपने नागरिकों को न्याय और निःशुल्क मिले, इसकी व्यवस्था करे। अब देखिए, ये भारत के संविधान में 1976 में ये शोधन हो गया, लेकिन ये एक्ट लागू हुआ। ये बेहद, इस समय आप समझ के देखिए, 10 से 11 साल का समय। सरकारें इसको लागू करना नहीं चाहती थी। निश्चित रूप से सरकार को बहुत लाभ नहीं था इसमें, इसलिए इसको लागू की। इसमें कुछ विसंगतियां भी हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारे देश की, जो मंजेश शर्मा जी ने जैसा संस्थाएं, एक तो राज्य के लिए और जिले के लिए और केंद्र के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी काम करती हैं ये तीनों संस्थाएं। और ये तीनों संस्थाएं, आप दंग रह जाएंगे जान के, हमारी इस टीम में बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, अपने जिले में या अपने राज्य में सूचना का अधिकार लगाएं और ये पूछें कि जिले में कितने लोक अदालत लगाए,
उसमें राज्य सरकार के कितने से खर्च हुए और किस किस काम में खर्च हुए, तो आप देखेंगे कि न्यायपालिका का एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार आपके हाथ लग जाएगा। लोक सेवा प्राधिकरण के नाम से बहुत सारी अनियमितताएं ये अदालतों जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा जाता है। कहीं भी रोड के किनारे बैठ जाते हैं कि हम लीगल एड शुरू हैं और आप आइए साइन कर लीजिए। राह चलते व्यक्तियों से ये हस्ताक्षर कराते हैं और कुछ ना, टेंट लगाते हैं, 4 कुर्सी रख के बैठते हैं और कोई पैसा खर्च नहीं होता और उसके बदले बड़ा राशि ये लोग वसूलते हैं। तो मैं ये विधिक सेवा प्राधिकरण में जो करने का तरीका है, अगर ये तरीका सही रूप से इस देश में लागू हो जाए तो एक तो अदालतों का बोझ बहुत कम हो जाएगा। दूसरी, मैं समझता हूं कि न्याय बहुत आसानी से आम आदमी को भी मिलेगा। मैं आपको एक चीज और बता रहूंगा कि अभी मंजेश शर्मा जी इस बारे में बात कर रहे थे, लोक अदालत। लोक अदालत का अर्थ होता है जनता का अदालत, हमारा अदालत, शुक्ला जी का, इंद्रजीत भाई अदालत। ये जो हिंदुस्तान में परंपरा है ना कि पंच परमेश्वर बनेंगे, उसी गांव के लोग बनेंगे और किसी की समस्या बहुत आसानी सॉल्व कर देंगे गांव स्तर पर ही। ये कॉन्सेप्ट लोक अदालत में ये सोच के बनाया था, परंतु आप जानेंगे तो चकित रह जाएंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण में जो वकील होते हैं, ये मत सोचिए टफ कॉस्ट केस करते हैं, नहीं करते। उनका तगड़ा फीस सरकार देती है, राज्य सरकार देती है। प्रो बोनो, अगर प्रो बोनो मतलब आपसे लेगा, आपके फोटोकॉपी ड्राफ्टिंग का सारा पैसा वो खुद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी कोर्ट खुद खड़ा होगा, वो प्रो बोनो है। और इन विधिक सेवा प्राधिकरण में जो वकील खड़े होते हैं वो राज्य सरकार से फीस लेते हैं और ये फीस कोई कम राशि नहीं होती, भरपूर राशि होती है। अलग अलग राज्यों अलग अलग तरीके से निर्धारित है। ये लोक अदालत में कुछ कमियां हैं। लोक अदालत कमी ये है कि अक्सर अदालतों में केस कुछ दिन तक वो केस ट्रायल के रूप में चलता रहता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 2 साल, 5-5। जब बहुत चल जाता है, दोनों पक्ष वकील साहब को फीस देके और कोर्ट पेशी दौड़ के जब परेशान और तंग हो जाते हैं, तब फिर ऐसे लोग, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, थोड़ा सा बीच में खड़खड़ाहट हो रही थी इसलिए वीडियो ऑफ किया आपका सर। अच्छा ओके जी। तो जो जैसे हमारे लोक अदालत में जब मामले जाते हैं, जब प्रकरण अंतिम स्टेज पर निर्णय की स्थिति में होता है, तब लोक अदालत में लिया जाता है। अगर हम एक्टिविस्ट लोग प्रयास करें, राज्य सरकार को लिखा पढ़ी करें, जरूरत पड़े तो कोर्ट में केस लगा दें कि लोक अदालत में जो समझौतावादी प्रकरण है, किसी केवल उन्हीं की सुनवाई होती है। ऐसे प्रकरण जब कोर्ट में जाते हैं तो पहले स्तर पर ही उसमें समझौता का प्रयास किया जाए, क्योंकि आप ये सोचें कि 5 साल तक जब दोनों पक्षकार वकील साहब को फीस, कोर्ट फीस और पेशी दौड़ के थक जाता है, तब हमारे यहाँ लोक अदालतों की परंपरा शुरू होती है और लोक अदालत में केस को रख के दोनों को कंप्रोमाइज कराया जाता है। मैं इन बातों के ना बेहद विरोध में हूं और ये सच बात है कि लोक अदालत से, जैसे हमारे मंजीत शर्मा जी कह रहे थे, लोक अदालत से जो निराकृत प्रकरण होते हैं उसका अपील नहीं होता, लेकिन रिट का अधिकार, हमारा जो रिट करने का हाई कोर्ट में अधिकार है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो जो मामले लोक अदालत से निराकृत हो गए, परंतु उन मामलों को ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए उचित निर्णय नहीं हुआ, आप प्रैक्टिकल में जाके देखेंगे तो दबाव डाल के छोटे गरीब लोगों को, देहाती लोगों को दबाव डाल के, धमका चमका के
ये लोग लोक अदालतों में प्रकरण को ले जाके कॉम्प्रोमाइज करा देते हैं। उसका अधिकार यहाँ पर समाप्त नहीं होता। वो चाहे तो इस प्रकरण को हाई कोर्ट में रिट के रूप में फाइल कर सकता है। जी मंजीत शर्मा जी। संजय शुक्ला जी, सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शुक्ला जी आप बोलिए। जी सर, सर तो बहुत ही अच्छी डिफिनेशन बता रहे थे इसका, लेकिन सर ने जो एक टर्म का इस्तेमाल किया प्रो बोनो, तो प्रो बोनो जो एडवोकेट्स होते हैं वो निस्वार्थ होते हैं, उन्हें कहीं से कोई शुल्क नहीं लगता। प्रो बोनो एडवोकेट जो काम करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। और वी आर ऑल्सो अ प्रो बोनो एडवोकेट, जो कि हम लोग अपने अपने पैसे पे, अपने अपने सब पे सुबह से शाम तक बैठ करके एक्ट पे विचार कर रहे हैं और लोगों को सलाह दे रहे हैं। जहाँ तक मंजय शर्मा जी के विधि आयोग के संबंध है, तो जो उनके पास में पूर्ण जानकारी थी वो सारी जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। अब उसका पक्ष और निष्पक्ष जानना हम लोगों के अपने स्थिति से है। मैंने देखा है कि लोक अदालत का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मानवाधिकार आयोग के लोग किया करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा हमेशा हर जगह पे आपको लोक अदालत लगते हैं, मानवाधिकार के लोक अदालत लगते हैं, कंज्यूमर फोरम के लोक अदालत लगते हैं। लेकिन अभी तक 16-17 वर्षों में जब से सूचना अधिकार आया है, एक भी लोक अदालत सूचना अधिकार का नहीं लगा है। क्या हमारे एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है कि हमारे आयुक्त अपने अदालत से बाहर निकल के अदालत का कार्य करें? अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग उसको करवाने का प्रयास करें। अगर ऐसा है तो हम लोग भी अपने न्यायाधीश को लेकर के, माननीय आयुक्त को लेकर के हम लोग भी लोक अदालत लगाने की बात करें सूचना अधिकार से, जिससे कि हम लोग ज्यादा और अधिक प्रभावशाली बन सकें। इस पे कोई अगर किसी का विचार है तो वो बतावें, हम आगे उस पर बात करें। मिश्रा जी शुक्ला जी हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हम सबको ये बात ध्यान में लाने के लिए। मैं अपना हमारी इस टीम में मुझे लगता है कि इस वक्त 57-55 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। हम लोग अपने अपने क्षेत्र में सूचना के अधिकार पर लोक अदालत लगवाने की व्यवस्था शुरू करें और हम सब के लिए एक बड़ी जीत होगी। और मैं देवेंद्र अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में हम जानकारियां इकट्ठी करें और हम सूचना के अधिकार पर लोक अदालत की कार्रवाई शुरू करें, ताकि आसानी से हमको सूचना और निःशुल्क मिल सके। हालांकि अभी तक इसमें कोई प्रावधान नहीं है, परंतु हम इसमें चाहेंगे कि इस तरह का कार्रवाई हो। सर यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली। इसमें एक बात जो बोलने की और जो चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, वो इस बात को जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम सूचना के अधिकार को अपना एक अधिकार मान रहे हैं, उसी तरीके से विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत को भी अपना अधिकार माने। जिस तरीके से देखिए, मैं उन सुविधाओं की बात जरूर उठाऊंगा कि जहां पर वो लोग उस दायरे में आते हैं, चाहे वो SC ST के कारण से हो, चाहे कम आय वर्ग के कारण से हो, चाहे विकलांगता या किसी तरीके से निशक्त जन होने के कारण से हो, किसी भी कारण से हो, अगर वो उस दायरे में आते हैं, उसका दायरा भी काफी बड़ा है। कई राज्यों में जिला स्तर पर 3 लाख रुपए तक है, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के लोगों को भी कम आय वर्ग की श्रेणी में माना गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ तक में भी अगर हम पहुंचे तो एक सामान्य व्यक्ति आराम से अपने मामले को लोक अदालत और विधिक सेवा प्राधिकरण में लेके जा सकता है। इसमें एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात है, मैं इसको विकल्प के तौर पर नहीं देखता सूचना के अधिकार के, लेकिन इसमें एक बात जो जोड़ने की है कि आम आदमी के लिए जो सूचना का अधिकार जो शक्ति देता है, वो उसको उसके राशन कार्ड से संबंधित, बिजली से संबंधित, रोड से संबंधित, रोशनी से संबंधित, पेयजल से संबंधित, सुलभ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, दवाइयों से संबंधित सभी तरीके की सरकारी योजनाओं से जोड़ता है। अगर हम 22A सेक्शन 22A के नीचे में देखें तो उसमें लोकहित का स्पष्ट उल्लेख है और ये विषय लोकहित पर भी हो सकते हैं। हम आपस में पंचनामा करके भी इस विषय पर काम कर सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। तीनों तरीके से इन मामलों को हम प्राधिकरण के सामने लेके जा सकते हैं। ये बात जरूर है कि लोक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि मामले व्यक्ति से संबंधित होना चाहिए। तो जो लोकहित के विषय होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे संबंधित होते हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पर भी वो आपसे संबंधित है तब तो अच्छी बात है, और अगर वो व्यक्तिगत रूप से आप उसको वहां पे समझा पाए तो डेफिनेटली हम एक और विकल्प के तौर पर देख सकते हैं कि भाई हम अपने मामलों को, जो हमारी जरूरत के मुद्दे हैं, उनको हम सूचना के अधिकार में जिस तरीके से उठाते हैं उस तरीके से हम प्रयास करें कि लोक प्राधिकरण में भी हम लेके जाएं,
विधिक सेवा प्राधिकरण में भी लेके जाएं। और मामलों में एक जो बात मैंने मिश्रा जी ने मुझे एक बार बोली थी कि आप हिंद स्वराज किताब पढ़िए, गांधी जी की है किताब। गांधी जी जो है इस व्यवस्था के बहुत खिलाफ थे। अग्रवाल जी क्षमा चाहूंगा, जी क्षमा सर। चाहूंगा, यदि एक दिन ये कार्यक्रम हो तो हम लोग ये वकीलों के बारे में, एडवोकेट एक्ट 1961 के बारे में, वकीलों के प्रोफेशन के बारे में एक दिन के लिए चर्चा रखते हैं। सर मैं तो आपके हर विषय पे, आप जो बोलते हैं मैं तो हर विषय पे कार्यशाला लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप भी समय आपको भी लगता है, आप भी परेशान होते हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाता। आप जो जो अनुमति देंगे वो सारी कार्यशालाएं रख ली जाएंगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने मित्रों को आप एक बार थोड़ा सा आप हिंद स्वराज के बारे में, जिसमें गांधी जी ने जो उल्लेख किया था, उसको थोड़ा सा सुस्पष्ट जरूर करें, और जो बातें मैंने रखी है उस पर भी अपना कुछ मत रखें। जी, मैं इसको स्क्रीन शेयर के साथ में अपने मित्रों को बताना चाहूंगा। एक दिन के कार्यक्रम में 1-2 दिन बाद उस कार्यक्रम को कर लिया जाए। आपको मैं जो चीजें बताऊंगा, आपको वकालत के पेशे से नफरत हो जाएगी। आप जान के दंग रह जाएंगे कि महात्मा गांधी स्वयं एक बैरिस्टर थे। उन्होंने 1909 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप चाहें तो पढ़ें उसको। और आपको ये जो न्याय पद्धति हमारे देश में अभी काम कर रही है, वो उसको जान के दंग रह जाएंगे कि महात्मा गांधी ने उस समय में क्या किया था। आज तो स्थिति और भी खराब है। इसीलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि ग्राम स्तर पर सभी तरह की समस्याओं का निराकरण करने की शुरुआत की जाए। उसी जिस तरह से न्यायपालिका हमारे देश में काम कर रही है, करीब करीब सूचना आयोग भी सिविल कोर्ट की तरह आगे बढ़ चला है। जानकारी दिलवाना नहीं चाहता, जबकि 1975 वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें यह क्लियर डिफाइन है कि इस देश के नागरिक को सूचना प्राप्त करना पर मौलिक अधिकार में शामिल है। तो जो मौलिक हमारा अधिकार है, उस तरह के अधिकार को वंचित करके हमको सूचनाएं नहीं दिलाई जाती। निश्चित रूप से इस संबंध में एक लंबा बातचीत हम लोग करेंगे पूरे एक दिन के कार्यकाल का। महात्मा गांधी के उस किताब को अगर आप देख सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। देवेंद्र जी। जी सर। बहुत सारे नए नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, तो इस एक्ट पे उन्होंने क्या समझा, और बहुत सारी बहनें भी हमारे साथ में हैं। महावीर पारिक जी से निवेदन करूंगा, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। पारिक जी प्लीज बोलिए। सबका ले लें आप। जी महावीर पारिक जी। मैं कहना चाह रहा था, जी मैं कहना चाह रहा था, जैसे मंजेश जी ने जो बात बताई है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस वाली बात है। और इसको एक जगह आजमाया है और हम वहाँ पे सफल हुए हैं। जैसे टोल टैक्स जहाँ पे लगते हैं अपने, और उनकी जो सड़क जो होती है वो सड़क समय से और पूरी न होकर के अगर टोल टैक्स वसूला जाए, तो उसके लिए भी न्यायिक प्राधिकरण में अपन एक छोटा सा एप्लीकेशन, जिसे 5 रुपए की कोर्ट स्टैंप लगती है, और एप्लीकेशन दे करके हमने जमा करवाया था और हमें उस पर न्याय मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्राधिकरण है, और इसमें भी अगर अपन चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये मेरा अनुभव है। सरकार ने लगभग सभी उन प्राधिकरणों आयोग को इतना कमजोर कर दिया है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के लिए बनी हो, जिसे हम मानवाधिकार आयोग कहते हैं, चाहे वो लोकायुक्त हो, लोकपाल हो, चाहे सूचना अधिकार से सूचना आयोग हो। सरकार ने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है। जो जनता से फेवरेबल जितनी भी चीजें हैं, सबको कमजोर करने में लगी है, जिसमें लोक विधिक सेवा प्राधिकरण भी है। इसकी शक्ति बहुत अधिक है, लेकिन इसको कमजोर करके इस तरीके से रखा गया है कि लोग उसके पास जाना नहीं चाहते, उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते। इस पर हम लोगों को आगे आके काम करने की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ पे और किसी मित्र को कोई प्रश्न अगर करना हो तो जी सर। मंजेश शर्मा जी से कोई। मिश्रा सर जी, थोड़ा मार्गदर्शन करें कि लोक अदालत सूचना अधिकार का कैसे लगेगा, इसमें मार्गदर्शन करें। लगेगा जी बताएं, प्रक्रिया बताएं उसकी। जी, लोक अदालतें जो होती हैं वो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का
जो जन सूचना अधिकारी होता है, जनरली ये लोग जन सूचना अधिकारी एडीजे फर्स्ट को बना के रखे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में। तो एडीजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 के कोर्ट में आप कोर्ट फी लगाएंगे। इसमें फीस के रूप में वो नगद लेते हैं, भारतीय पोस्टल ऑर्डर लेते हैं, और कोर्ट फी, कोर्ट में जो चिपकाने वाला फीस लगता है वो फीस लेते हैं ये लोग। तो वो लेख लगा के आप एक बार पता कर लें कि उनके यहाँ फीस कितना लगता है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लगता है। 10 रुपया नहीं है इसमें, कई स्थानों पर 12 रुपया है, कई स्थानों पर 20 रुपया है। तो वो पता करके सूचना के अधिकार पर एक आवेदन लगाएं, और आवेदन में ये मांगे कि आपके क्षेत्राधिकार में 1 वर्ष में कितने आरटीआई एप्लीकेशन, सॉरी, कितने लोक अदालत लगे, उसमें कितना कितना काम खर्च हुआ सर, और उस संबंध में उनसे मांग। सर वो तो आरटीआई का प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं का लोक अदालत लगे, इस प्रक्रिया को बताएं आप। इसके लिए लेटर किसको देना पड़ेगा? जी, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। मानवाधिकार आयोग का जो लोक अदालत लगता है वो इसके लिए सर एक उच्च न्यायालय में पिटीशन की जरूरत है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में, क्योंकि हमें आरटीआई एक्ट का सेक्शन 23 रोकता है न्यायालय में सूचना अधिकार से संबंधित मामलों को लेके जाने के लिए। हम रीट्स पर जरूर जा सकते हैं और रीट्स पर जरूर इसका लाभ मिल भी सकता है, क्योंकि रीट पर अगर शुक्ला जी मैं सर देवेंद्र जी ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमको रीड करना होगा, हमें आवेदन देना होगा हमारे विधि सचिव को, और विधि सचिव जो है वो एबिलिटी देख करके उसके फायदे नुकसान देख करके इस पे आगे काम कर सकते हैं। सर मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो विधि सचिव सुप्रीम कोर्ट्स के हैं या हाई कोर्ट्स के हैं, अगर उस स्तर पर हम देंगे, क्योंकि ये जिला स्तर के भी सारे लोगों की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। देवेंद्र जी विधि सचिव राज्य के होते हैं, केंद्र के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं होते। विधि सचिव, हाँ सॉरी सर, मतलब नालसा और सालसा और डालसा 3 जो होते हैं, जो मैं एक सरल शब्दों में जो मैं समझ सकता हूँ। ये तीसरी चीज हो गई सर, ये तीसरी चीज हो गई। हमारा ये नहीं कहना है, लालसा बालसा जो है और नालसा जो है, ये तीसरी चीज हो गई, यूनिट हो गई। 3 टियर सिस्टम हमारे देश में काम करता है। 3 सिस्टम के तहत में ये है प्रोविजन है कि काम होता है यहाँ पे। लेकिन एक नई बात हम लोगों के बीच में आई है कि सूचना अधिकार अधिनियम का लोक अदालत कैसे हमारे बीच में लगे, किसको हम संबोधन करें, किसे हम पत्र लिखें, जो कि हमारे पत्र के आधार पे लोक अदालत लगाने की बात हो। क्योंकि मैं निवेदन करूं, क्या कभी ऐसी लोक अदालत कभी लगी है इस टाइप के सब्जेक्ट पर कहीं पर भी, देश में कहीं पर भी? सर मैं निवेदन करूंगा, हम रेफरेंस ले सके। मैं बता रहा हूं आपको, मानवाधिकार आयोग में हमेशा लोक अदालत लगते हैं, जेल्स में, स्कूल्स में, और रोड्स पे भी मानवाधिकार आरटीआई से संबंधित सर विषय पर किसी भी तरीके का। मैंने बताया ना, मैं पहले बताया कि 16-17 वर्ष हो गए आपके सूचना अधिकार को लागू होते हुए, आज तक लोक अदालत नहीं लगे हैं। सर मैं निवेदन करूं, कौन है? महेंद्र गुप्ता जी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। गुप्ता जी करें महेंद्र जी करें। सर हम अभी जो 12 अक्टूबर को ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महामहिम जी को, उसमें हमारी ये बात भी हम रखें कि हमारी लोक अदालत सूचना के अधिकार में भी लगाई जाए। ये बात है सर, ये तो हम लोग मेमोरेंडम में लिखेंगे, देंगे। शुक्ला जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग अपने विधि सचिव, जो हमारे राज्य के विधि सचिव हैं, जहां से परमिशन लिया जाता है, जिनके दायित्व बनते हैं कि न्यायाधीश हमारे कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ करके बाकी कोई भी कोर्ट, विधि आयोग के जो भी व्यक्ति बाहर निकलते हैं, प्राय आप देखते होइएगा कि महिला आयोग की महिलाएं सदस्य जो हैं वो लोक अदालत लगाती हैं, मानवाधिकार के लगाती हैं। तो वैसे पवन गोयल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, मध्य प्रदेश में इंदौर में 4 साल पहले एक लोक अदालत आरटीआई की ओर से लगी थी। सर इसका कुछ रेफरेंस निकाल के दीजिए सर। जी मैं तारीख बताऊंगा सर। सर मैं पवन गोयल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ सर बोलिए पवन जी।
इन सब के बीच में हमें एक दूसरा विषय पे भी थोड़ा सा 5 मिनट प्रतिदिन निकालना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हो, संसद हो, सत्ता हो, शासक हो, सोशल मीडिया का बहुत महत्व है। तो मैं इन गंभीर विषयों पे जिन पे काम नहीं हुआ है, जैसे आरटीआई को लोक अदालत के अंतर्गत लाना, इस पे समाचार भी बनाऊंगा, लेख भी लिखूंगा, उसको सब लोग वायरल करें। सोशल मीडिया हिला देती है। प्रशांत भूषण मामले में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट फंस गई थी। किसके कारण? सोशल मीडिया के कारण, है ना। तो मैं इस पे रात को भी एक छोटा सा अपना लेख डाला हूं छत्तीसगढ़ शासन के लिए कि 1.5 लाख रुपए की जो सीमा है पात्रता की विधिक सहायता पाने की, उसको 3 लाख किया जाए। और उदाहरण दिया हूं कि अन्य राज्यों में, बहुत से राज्यों में 3 लाख की सीमा है ना। तो मैं जो लिखता हूं आरटीआई में, आरटीआई के ऊपर, उसको वायरल कीजिए सब लोग प्लीज। हो सकता है कि हमारी इस टाइप की समस्याओं को शासन प्रशासन या जुडिशियल सुमोटो में भी ले सकती है। जब ये एक व्यापक समस्या बन जाएगी और जनता के बीच से काफी आवाज उठेगी और वायरल होगा मैसेज, और सत्ता के सिंहासन तक जब पहुंचेगा, है ना, तो इसको वायरल कीजिए, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए इस टाइप की समस्याओं के लिए। मैं ये भी एक सुझाव देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। मिश्रा जी, मंजेश शर्मा जी का जो बातचीत हम लोग आज सुने, उनका एक कार्यक्रम, वो कार्यक्रम को अगर हम लोग दोबारा सुन लें तो ये जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है ये उत्पन्न नहीं होगा। मंजेश शर्मा जी इसका बेहतर उत्तर देंगे। लोक मंजेश अदालत जी में आपको बुलाना किस, चाहूंगा। जी जी सर लोक कहें, अदालत मिश्रा में, जी आप कहें। जी लोक अदालत में किस तरह के प्रकरण जा सकते हैं वो क्लियर है एकदम। लोक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण में किसको विधिक सेवा मिल सकती है ये स्पष्ट लिखा हुआ है। अब सूचना के अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं वो विधिक सेवा में आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो उस दायरे में नहीं आते जिसको विधिक कानून की सेवा मिल सकती है। दूसरी बात ये जो लोक अदालत है, लोक मिश्रा जी अदालत क्यों में नहीं आ किस सकते? तरह के मैं मिश्रा बता रहा जी, हूं प्लीज। शुक्ला जी हाँ। जी सुन लिया प्रश्न आपका। लोक अदालत में वही प्रकरण जा सकते हैं जो पहले से निर्धारित है। आप जो कह रहे हैं कि लीगल सचिव, विधिक सचिव, ये होते हैं प्रत्येक राज्य में एक कार्य विधि एवं विधायी कार्य विभाग एक संस्था होती है। उसके जो सचिव होते हैं उन्हीं के डायरेक्शन से उस राज्य का हाईकोर्ट भी ऑपरेट होता है, चलता है, हाईकोर्ट के आंतरिक मामलों को छोड़कर। यदि विधिक सचिव जो लीगल सेक्रेटरी होते हैं उनको यदि हम अप्रोच करें तो वो कहेंगे कि कानून बनाइए। कानून बनाना आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों के बस की बात नहीं है। तो जब तक इसमें संशोधन नहीं हो जाता कि इसमें आरटीआई से संबंधित क्या प्रॉब्लम, हमारा केस सूचना आयोग में पेंडिंग है, 2 साल से पेंडिंग है, सूचना आयोग सुन नहीं रही है, सुनवाई हो नहीं रहा है। हम एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाएं कि हमारे इस केस का सुनवाई लोक अदालत से हो जाए। जब हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारे इस केस की सुनवाई लोक अदालत से हो जाए, तब लोक अदालत उसको स्वीकार करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑर्डर पास करेगा। लेकिन इस तरह का लाइन हमारे यहाँ लोक अदालत में है ही नहीं। मंजेश शर्मा जी बेहतर बताएंगे। एक बार और प्लीज मंजेश शर्मा जी बताएं कि किस तरह के प्रकरणों की सुनवाई लोक अदालत में होती है। सर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैंने बताया सभी राजीनामा योग्य जितने भी प्रकरण हैं वो सारे इसमें सुने जाते हैं। अच्छा, अपन जो आरटीआई के बारे में संबंधित में चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए ये एक्ट बना है 1987 का, और अपना सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। जाहिर सी बात है इसमें कोई मेंशन तो है नहीं, लेकिन इस प्राधिकरण के अंतर्गत अपन एक काम कर सकते हैं सर, जो आप भी सहमत होंगे कि अपन रिट में तो जा सकते हैं ना। मेरी अपील, द्वितीय अपील है, वो 2 साल से पेंडिंग है, और वो जो है
राज्य सूचना अधिकारी महोदय हमारी कोई सुन ही नहीं रहे, अभी तक कोई भी लेटर नहीं कर रहे। हम रिट में जा सकते हैं, इससे विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत अपने वकील नियुक्त करवा सकते हैं, और वो वकील हमारी रिट को जो है हाईकोर्ट के सामने लाते हैं, और वो हाईकोर्ट डायरेक्शन दे देते हैं कि भैया जो है आप अपनी जो इनका जो सूचना का अधिकार का जो एप्लीकेशन है 2 साल से आप पेंडिंग डाले हो, और जो कि निर्धारित समय सीमा से बहुत ज्यादा है, तो आप 2 महीने में इसका निराकरण करिए। तो ऐसी रिट कई सारी सर लगती हैं और उनपे निराकरण भी होता है। तो इसमें मैं आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए, अपन सबके लिए ये फायदेमंद है सर यहाँ पे। शुक्रिया मंजेश जी। अब लगता है कि हमारे मित्रों का ये प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। और किसी मित्र को कोई प्रश्न अगर मंजेश शर्मा जी से करना हो तो मुझे लगता है समय समाप्त हो रहा है, कर सकता है। मेसराम जी, गुलेरिया साहब बहुत दिन के बाद कुछ आए हैं। गुलेरिया साहब प्लीज बोलिए। गुलेरिया साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपने चैट्स में भी कुछ अच्छी काम की बात लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप साथियों को बताएं। गुलेरिया साहब। गुलेरिया सर, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं हमारे साथ वापस। मेसराम जी, आप कुछ बोल रहे थे। मेसराम जी कहें, बालाघाट से। अग्रवाल जी धन्यवाद। सर मैं ये कहना चाह रहा था मंजू जी से कि एक कर्मचारी का प्रकरण जो गरीबी अवस्था में आ गया, कैसे आ गया कि उसको 5 साल से तनख्वाह नहीं मिली। अब वो गरीबी अवस्था में, तो क्या वो प्रकरण लोक अदालत में ला सकता है? अभी हाईकोर्ट में उसका अवमानना का प्रकरण चल रहा है, पर वो केस को फाइट नहीं कर पा रहा है। मंजू जी से मेरा प्रश्न है कि वो इसमें बताए कि वो क्या करे कर्मचारी। सर उसकी सैलरी सर थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे आपने एक प्रकरण के बारे में भी बताया और उसकी सैलरी के बारे में भी बताया, थोड़ा सा इसको बताएंगे तो थोड़ा सा मैं समझ पाऊंगा। हाँ, वो क्या है, मेडिकल अवकाश में है और उसको सैलरी नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसका अभी नागपुर मेडिकल कॉलेज से इलाज चल रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल से, और वो अक्षम हो चुका है और उसको अभी 6वां 7वां वेतनमान नहीं दिया। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो ऐसी स्थिति में वो अदालत में कभी प्रकरण नहीं लड़ पा रहा है, अपना इलाज भी नहीं कर पा रहा है, तो लोक अदालत में वो क्या करे? इसका प्रकरण दिया जा सकता है लोक अदालत में? जी सर, देखिए सर, जा तो कोई भी सकता है सर, ऐसा नहीं है कि उसका प्रकरण नहीं लिया जाएगा। वो आप बता रहे हैं ऑलरेडी वो गरीब है और वो विकलांग हो चुका है, जाहिर सी बात है वो उसकी पात्रता में तो आ ही चुका है। लेकिन बात यही है ना कि जैसे वो वहां पे जाता है, अब वो उसका इशू क्या चल रहा है, लाइक उसमें होगा कुछ नहीं। मैं आपको सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ, उसका ये होगा सिंपल, जैसे कि वो चला गया कि सर मैं जो है इस कर्मचारी हूँ और मेरे को सैलरी नहीं दी जा रही है, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं गरीब हो गया हूँ और मैंने इस संबंध में रिट भी लगाई है। तो इस तरीके से वो वहां पे जा सकता है। और उसके बाद में क्या करते हैं, जो प्राधिकरण के जो सचिव बैठे होते हैं या फिर जो न्यायाधीश महोदय होते हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर कर देंगे। अगर वो आनाकानी कर रहे होंगे और नियमों में होगा अगर कि उसे सैलरी देनी चाहिए, तो उन्हें देनी पड़ेगी। वो सीधा लेटर करेंगे कि इनने ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन फाइल किया है, असक्षम है, तो उसको विधिक सेवा प्राधिकरण में कानूनी मदद निःशुल्क मिल जाएगी। कोई अड़चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रहा सवाल, अगर वो बीमार है, हॉस्पिटलाइज है, शारीरिक रूप से असक्षम हो गया है, लेकिन अगर नौकरी में है, तो उसको जीवन निर्वाह भत्ता वो विभाग, जिस विभाग में वो नौकरी कर रहा है, उसको अनिवार्य रूप से मिलेगा। और जीवन निर्वाह भत्ता यदि किसी व्यक्ति को मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं शारीरिक रूप से असक्षम हूं, इसलिए मुझे निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। उसको बेहतर ये होगा कि अगर जीवन निर्वाह भत्ता भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कर्मचारी हाईकोर्ट में सर्विस रिट लगाए और ये मांग करे कि मुझे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाए। मिश्रा सर, मेरा एक निवेदन था कि वो इतना अक्षम है कि हाईकोर्ट में रिट भी नहीं लगा पा रहा है।
और अभी उसको तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है और उसको किसी प्रकार से मदद, तो वो जाए तो जाए कैसे जाए, वो रिट भी नहीं लगा पा रहा है। तो ऐसे संबंध में मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ में जाए, हो सकता है कि स्वीकार कर ले सचिव। गुलेरिया साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए गुलेरिया साहब। थोड़ा सा अगर अनुमति हो। मेरी सबमिशन है ना सर? हेलो जी सर, मेरी सबमिशन है जी कि जितनी भी आरटीआई की हमारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर फाइनल वर्डिक्ट फैसला देते हैं, वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट की हमारी वो मुद्दा है, जनहित का मुद्दा है, तो सभी लोक अदालतें लें, उसको लोक अदालतों के समक्ष उठाए जाएं। अगर निजी मुद्दा है तो हम चाहे बीपीएल है चाहे एपीएल है, वो अलग बात है, लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है तो उनसे ज्यादा हितकारी है। जिन लोगों को सरकार इसमें सहायता देती है, लोक अदालत में फ्री में एडवोकेट्स मिलते हैं, तो लोक अदालत के मुद्दे भी जो हैं वो उन अदालतों में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के लिए हाई कोर्ट के काबिल होते हैं, उनको लोक अदालतों में वो जो एप्लीकांट्स है, एपीलेंट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इजाजत दी जाए और वो लोक अदालतें उनके ऊपर फैसला करें और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी करें। ये मेरी सबमिशन है। अच्छा गुलेरिया जी, बहुत अच्छा गुलेरिया जी। इस संबंध में मैं भी और अपने बाकी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो भी कानून खोजें, किस तरह से हम लोग इन तरह के प्रकरणों को लोक अदालत में ले जा सके। शुक्रिया गुलेरिया जी। बिल्कुल अच्छी बात है सर। मिश्रा साहब, इसको आप सोचेंगे। देवेंद्र जी जी सर कहें। सर मैंने अभी न्यूज खोला, नेट से ही खोला है, सूचना अधिकार से संबंधित लोक अदालत इंदौर में लगाया गया था 28 जनवरी को। तो जो भी मित्र हमारे हाँ, मैंने वो भेज दिया भी है आपको, चैट पे भेज दिया सबों के लिए। 28 जनवरी को लगाया गया था। अब जो भी हमारे मित्र इंदौर से जुड़े हुए हैं वो उस दिन का पेपर खोजें और खोज करके ये देखें, ताकि उसी पेपर के कतरन पे मैं भी यहाँ पे अप्रोच करूंगा कि लोक अदालत सूचना अधिकार का लगे। उससे क्या मंजेश होगा शर्मा जी, महेंद्र गुप्ता जी, चूंकि आप उसी एरिया से हैं, एमपी से ही हैं, तो कृपा करके इस पे आवेदन लगाएं और जानकारी इकट्ठी करके आगे लेके आएं, ताकि और लोगों को इसमें सहायता मिले। सर मैं बोलना चाहूंगा कि मैं खुद उस लोक अदालत में पक्ष रखा था मैंने, और मेरा खुद का स्टेटमेंट छपा था वहाँ पे पेपर में, न्यूज़पेपर में। इसीलिए मुझे ध्यान था कि वो पर मैं तारीख भूल गया था, तो शुक्ला जी ने मेरी मदद करी, उसके लिए थैंक्स है। बाकी चीज मैं निकाल के शुक्ला जी तक पहुंचा दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा। बहुत धन्यवाद। मेघनाथ जी जो ह्यूमन राइट्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेघनाथ जी आप भी कुछ इसमें बताएं, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं, आपने एक बार बताया था मुझे। मेघनाथ जी सर, मेघनाथ जी बोलिए सर। मेरा सादर प्रणाम सर। जैसे शुक्ला जी ने ये प्रकरण को 3 बार रिवाइज किया, लेकिन मेरे मिश्रा जी जो बहुत संघर्षशील है, उन्होंने 2 बार दबाने की पूरी तरह कोशिश की, लेकिन तीसरी बार आए कि हाँ इसको करना चाहिए। अगर मैं पीछे चला जाऊं सर थोड़ा, क्योंकि हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। जब हम आजादी नहीं थे तो पहली क्रांति जब 1931-30 में हुई थी, उसके बाद हमको 47 से 50 में संविधान मिला था, 47 में आजादी मिली थी। अगर आरटीआई में ये विषय नहीं है तो शुक्ला जी से मैं सहमत हूं और इसको हर तरीके से रखा जाए। और अगर इसका रिट भी प्रोविजन में हम लोगों को अगर नहीं मिलती है, जैसे शुक्ला सर ने रखा कि हम सचिव को एप्लीकेशन लिखेंगे, जो प्रमुख सचिव उनको लिखेंगे, अगर नहीं है तो इनको पार्टी बना करके हम लोग आपस में थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे तो रिट प्रोविजन में जाएंगे। कुछ ना कुछ तो होगा। जब हम कुछ ना कुछ अगर खटखटाएंगे, कहीं पत्थर पे भी चोट मारेंगे तो पत्थर हिलेगा। तो इन लोगों को हिलाना है और जरूर सर इसमें मिलेगा। जैसे अभी एक केस सर शुक्ला सर ने बताया कि ये आया, अगर हम लोग रखेंगे तो वहां भी, जैसे आप सदैव बताते हैं कि अच्छे प्राधिकारी हैं, तो अच्छे तो वो ले लेते हैं इनिशिएटिव और उसमें काम चलने लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, तो मैं थोड़ा मिश्रा सर से ये कहूंगा, हिम्मत ना हम लोगों की कमजोर करें। जो बार मिश्रा सर हिम्मत कमजोर कर रहे हैं शुक्ला जी की, तो हम शुक्ला जी के साथ नहीं, कमजोर नहीं कर रहे हैं, वो हिम्मत नहीं कमजोर कर रहे हैं, वो हमें वास्तविक आईना दिखा रहे हैं सर। और हमें लीगल ग्राउंड पर बातों को रखना है।
जी एक बार मैं मिश्रा जी को आपके जवाब देने के लिए बुला रहा हूँ, उसके बाद अशोक गोयल जी का हम मत लेंगे। मिश्रा जी आप बताएं सर। हेलो। हाँ जी सर, अपना मत रखें सर। जी सर। जी ये कैसे करके मेरे ऊपर आरोप आज लग रहा है कि मैं आरोप नहीं लगा है सर, आरोप नहीं लगा है। कोशिश कर रहा हूँ, कदापि नहीं। सर ये सर नहीं है आरोप, सर ये आरोप नहीं है, मैंने ये कहा है हिम्मत कमजोर कर रहे हैं सर। आरोप सर इसमें क्या है? कदापि नहीं शुक्ला जी मेरे करीबी है, मैं आपको आगे की कठिनाइयों से अवगत करा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई शुरू हो और उसमें हिम्मत हम लोग हार जाए क्योंकि हमको कानून की जानकारी ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इसी वक्त से ये कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं कि कैसे करके ये लोक अदालत में आरटीआई के संबंध में लोक अदालत लगाकर उस पर कार्रवाई कराएं। मैं क्षमा चाहूंगा, शुक्ला जी को भी ये नहीं लगा होगा कि मैं हिम्मत तोड़ रहा हूं या खराब कर रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं लगा होगा। और मैं कभी इस तरह का कार्यक्रम नहीं लगा। पता नहीं हमारे भाई साहब का क्या नाराजगी है मेरे से, सर लेकिन मेरी मैं कभी हिम्मत नहीं है सर। चलिए सर अब हम अशोक गोयल जी का मत सुनते हैं तो क्षमा चाहते हैं, लेकिन सर आप तो हम लोगों के आईना है और जब लीडरी ऐसी बात करेगा तो पूरी टीम कमजोर हो जाएगी। इस वजह से नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, समझने में फेर है। गोयल जी आप अपना मत रखें। नहीं, मैं राज मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ कि और उसमें अगर हमारी तैयारी कमजोर होगी तो पहले स्टेप पे ही हम मात खा जाएंगे। और अगर आरटीआई का मामला लोक अदालत में ले जाके और जो पेंडिंग केसेस आरटीआई के हैं लोक अदालत के सामने रखें और वो उसका संज्ञान लेके अगर उसमें हमारी मदद कर पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अभी कल राहुल सिंह जी ने एक मामला निपटाया 2015 का मामला, जिसमें 2018 में इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऑर्डर भी कर दिया इसको जानकारी दे दो, उसके बावजूद भी वहां का जो पीआईओ है वो जानकारी देने में आनाकानी कर रहा है। कल भी मैं उस प्रकरण को सुन रहा था। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि 5 साल बाद एक जानकारी दे रहा है आदमी और उसमें भी पीआईओ लगातार झूठ बोल रहा है। तो अगर ये अदालतों के थ्रू किसी प्रकार से हम इसको स्पीड अप कर सके, इसमें स्पीड ला सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। जी इसको हम सूचना अधिकार का विकल्प तो नहीं देख रहे हैं सर, ना ही इसमें हम खोज रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमको रिट्स में कुछ लाभ मिल सकता है साथियों को। और जो लोग जरूरत से चीजें जुड़े हुए हैं, जो लोग सिर्फ अभी अपने अधिकारों में लोक विधिक प्राधिकरण या सेवा प्राधिकरण को भूल चुके हैं, उनको वो याद दिलाना है कि हमारे पास ये अधिकार और सुविधाएं भी हैं जिनके जरिया हम अपने अधिकारों को पा सकते हैं। बस हम यहाँ पे इस मंच में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। गुलेरिया साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोल चुका सर, मैं बोल चुका। जो मैंने आपको सबमिशन की इसको बीच में डाला जाए। गोयल साहब ने भी, आपने भी इसकी ताकीद की कि ये बहुत जरूरी है। जितने भी जनहित के मुद्दे हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अगर अनडिसाइडेड रहते हैं, हाई कोर्ट में जाने के काबिल हैं, तो लोक अदालतों के थ्रू वो डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन रिलीज कराई जाए। मैं पत्रकार गिरजा शंकर राय झांसी यूपी को बुलाना चाहूंगा। गिरजा शंकर राय झांसी यूपी, वो भी अपना मत रखें। और उसके बाद मैं केला कुमार पालीवाल साहब को भी बोलूंगा कि वो अपना मत रखें इस पर। गिरजा शंकर जी, गिरजा शंकर जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। केला पालीवाल जी, केला कुमार पालीवाल सर प्लीज, अगर आप सुन रहे हो तो आप अपना मत रखें। और कोई साथी जो अगर कोई इस पर अपना मत रखना चाहे ताकि हम इस पे कुछ कंक्लूजन को और बेटर कर सके, कोई बहन हमारे साथ जो जुड़ी हुई है वो अगर इस पर कोई मत रखना चाहे तो वो भी हैंड राइज कर सकती हैं, सीधा अनम्यूट करके आए, मैं उन्हें आगे लूंगा। हाँ, केला कुमार पालीवाल जी हमसे जुड़ चुके, बोलिए सर पालीवाल साहब। तो सही बात है सर, अभी वक्ताओं की जिन साथियों ने जो मार्गदर्शन दिया वो वास्तव में प्रशंसनीय हैं। और विधिक सेवा प्राधिकरण स्थायी लोक अदालतें जो हैं वो हमें बहुत बड़ी राहत दे सकती हैं जनहित से जुड़े मुद्दों पर, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों पर। मैं भी एक प्रयास कर रहा हूं, अभी एक एप्लीकेशन मैंने भी लगाई है स्थायी अदालत मेरे जिले दौसा में। मेरा जिला दौसा स्थायी अदालत में मैंने भी एक एप्लीकेशन लगाई है। और हम सभी समाज सेवी और देश प्रेमी लोग हैं, तो जनहित से जुड़े मुद्दों बहुत अच्छा
प्रयास है, अच्छा साधन है। जी, सभी साथियों को मिलकर काम करना है। जिस तरीके से हमारे कई साथी आजकल साक्ष्य अधिनियम पर, पंचायती राज अधिनियम पर काफी तेजी से काम करने लग गए हैं, उसी तरीके से हमारे साथी अगर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पर भी काम करें तो बहुत बढ़िया होगा। सुरेश मौर्य जी सूरत से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सुरेश मौर्य जी अनम्यूट करें सुरेश मौर्य जी और कहें। हाँ जी सर, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी हम आरटीआई लगाते हैं जनहित के ऊपर में हमारी आरटीआई रहती है। अब हमारी आरटीआई जनहित के ऊपर में रहती है तो उसको लोक अदालत ले ही सकते हैं। मिश्रा जी जवाब दीजिए। मंजेश जी आप कुछ कहना चाहें तो आप बताएं इसमें। सर बिल्कुल जा सकते हैं लोक अदालत में। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, अब जैसे कि ये आरटीआई के अंतर्गत जो मामले आते हैं उसमें हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें कोई जानकारी चाहिए, तो हम क्यों नहीं जा सकते, प्राधिकरण के समक्ष भी जा सकते हैं। वहां पे कह सकते हैं सर हमारा ये जो हमारा जो अधिकार है वो ये पालन नहीं कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपन नहीं जा सकते। अब जाकर तो देखिए वहां से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कम से कम जाइए तो। सर मैं यहाँ का क्रम बताना चाहता हूँ, सूरत का है। मैंने लगभग 3 जनवरी के आसपास में एक आयोग में दिया हुआ था मैंने अर्जी। उसके बाद में यहाँ के अधिकारी ने हमको लेटर लिख के जवाब दे दिया कि यह जो आपका है इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया उन्होंने। जब उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, ये लेटर फिर मैंने उनको वापस भेज दिया कि आपने कोई कार्रवाई इसके ऊपर में क्यों नहीं किया आज तक। और उनके ऊपर मैंने 81 भारतीय नागरिक सेवा अधिनियम के तहत में उनको नोटिस दिया हूँ कि आपने हमको सेवा देने के अंदर में पूरी तरह सेवा नहीं दे पाए हैं, इसके लिए मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। अभी नोटिस दिया, अभी तक उसको कोई जवाब नहीं मिला है। ठीक है सर, इसको एक अलग से एक लेना पड़ेगा, इस पर विषय पे आपको काम करिए मंजेश जी, और हो सके तो मौर्य जी को साथ जुड़ के उनकी समस्या का समाधान भी करवाएं। गिरजा शंकर जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करें। गिरजा शंकर जी। कमल अग्रवाल जी उत्तराखंड से, कमल अग्रवाल जी उत्तराखंड से। हम अपने सभी साथियों का मत इसलिए लेना चाह रहे हैं कि उनके विचार हमारे सबके सामने आए। अनिल शर्मा जी दिल्ली से कुछ कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि सब मंजेश शर्मा जी की बातों से लगभग सहमत हैं, तो मैं वापस मिश्रा जी को कहूंगा कि वो इस मामले पर अपना कंक्लूजन और मत रखें ताकि इस कार्यक्रम का फिर समापन किया जा सके। आज के लिए 1 मिनट देवेंद्र जी। जी शुक्ला जी कहें सर। सर मैं इस बीच में 2 जगह की न्यूज खोज करके चैट पे लगा दिया है। एक गुमला झारखंड में लगा था मोबाइल लोक अदालत, और दूसरा इंदौर में लगा था। खंडवा में भी लगा होना, महेंद्र जी ने अभी मैसेज में डाला है। हाँ तो वो सर मेरे पास गुमला नहीं आया है। सर खंडवा में भी था, मैं दोनों जगह का मेरे पास है, मैं निकाल कर नोटिस तक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा मेरे पास। तो ये बात हमको इसमें नजर आती है कि खंडवा, गुमला, इंदौर, यहाँ पर इस तरीके की लोक अदालत लगना हमें काफी रेफरेंस में सहायता करेंगी। वसीम आलम अंसारी झारखंड से। झारखंड गुमला झारखंड में है सर जी। सर आपने पूछा था सर, गुमला झारखंड में है सर, झारखंड में। जी 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 थैंक यू सर। उसमें काफी मदद हरपाल सिंह जी, शिशु मंदिर हरपाल सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरपाल सिंह जी जी कहें सर। जी ना, मैं ये कहना चाह रहा जी, यहाँ जो है सूचना आयोग में उत्तर प्रदेश में कोई भी सूचनाएं किसी भी आरटीआई कानून की किसी भी धारा का कोई पालन नहीं कर रहे हैं। जैसे शिकायत है धारा 18 में, तो उसका स्पष्टीकरण ले गए सब खाली 20-1-20-2 की कार्रवाई करनी होती है, उसमें भी 5-5 साल तक शिकायत चला रखे, तारीख पर तारीख लगाते रहते हैं बस। तो इस तरह के मामलों में क्या किया जाना चाहिए? सर मैं तो इसमें 2 बातें आपको जरूर बोलना चाहूंगा। हम लोग संगठित इसीलिए होते हैं कि हम अपनी बातों को फैलाएं। आप अपने जो जानकारी चाह रहे हैं, अगर वो लोकहित से जुड़े हुए बड़े मामले हैं, तो आप अपने साथियों के साथ ऐसे और आवेदन लगवाइए, हमारे पास चीजों को सामने लाइए और सहयोग लीजिए हमारा। हम भी सहयोग आपको करेंगे क्योंकि हमें भी आपके सहयोग लगेंगे।
तो अगर हम मिलजुल के इस मामलों को बहुत लोग एक साथ लगाएंगे, मान लीजिए कि एक कार्यालय है और उस कार्यालय में एक ही विषय पर 5 और 10 लोग उस जानकारी को मांग रहे हैं, तो वो जानकारी कार्यालय को देनी ही पड़ेगी, वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। देखिए यहाँ एक तो अभी आप अकेले मांग रहे हैं उस कार्यालय से, तो हो सकता होगा कि वो आपको टाल रहा हो, क्योंकि ये तो हम हर कोई जानता है कि चाहे पीआईए हो चाहे अपीलेंट अथॉरिटीज हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम करना उनकी एक व्यवस्था होती है, और कुछ लोग अपनी गलतियों को ढकने के लिए तो मामलों को रखते ही हैं, तो वो चीजों को उजागर होने से रोकते हैं। तो नहीं, मैंने तो ये निवेदन किया था, ये बता रहा था मैं तो कि धारा 18 में जो शिकायत है उसमें तो जन सूचना अधिकारी का एक स्पष्टीकरण लेकर उसको आदेश जारी करना होता है। उसमें भी तारीख पे तारीख कई साल तक तारीख ही लगाते रहते हैं, उसमें क्या तारीख का कोई मतलब नहीं। यहाँ कोर्ट फीस ली जा रही है, तो है सर हमारा। नकल लेने के लिए जो कोर्ट में वो सूचना आयुक्त जो आदेश करता है, कोर्ट नई सुनवाई कक्ष में जो होता है, तो उसका 10 रुपया यहाँ कोर्ट फीस ली जा रही है, जबकि डीओपीटी ने मना किया कि कोर्ट फीस नहीं ली जा सकती। जुर्माने लगाते, जुर्माने माफ किए जा रहे हैं, जबकि जुर्माना माफ नहीं किया जा सकता। ये सब यहाँ उन्हीं से आयोग से ही प्रश्न करें आवेदन लगा के कि वो किस नियम के तहत इस तरीके की छूट दे रही है। हाँ, यहाँ पे जो है ना वो मतलब आयोग से ही प्रश्न करते हैं सर, हम प्राधिकरणों से ही क्यों प्रश्न कर रहे हैं, हम आयोग से भी प्रश्न करें, हम आयोग से भी पूछे कि वो कितने प्रकरण निपटान कर रही है। आयोग सभी पर्सन करते हैं। आज ही मेरे 22 मामले सूचना आयोग के खिलाफ लगे हुए हैं, और वो वहाँ जो जन सूचना अधिकारी वो कहता है मुझे हटवा दो, मैं कोई सूचना नहीं देता, वर्ष उसमें लिख देता सूचना विस्तृत से दी नहीं जाती। बस एक हम बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं, ऐसा मेरा निजी मत है, मैं इसमें पहली बात इस चीज को जोड़ देता हूँ, ये निजी मत है कि हम बहुत सारे मामले आयोग लेके जाते हैं, बिल्कुल लेके जाना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन एक बात ये भी समझना चाहिए कि वो मुद्दों की महत्वपूर्णता कितनी है। सिर्फ और सिर्फ हम आयोग के ऊपर ऐसे बोझ बढ़ाकर अपने प्रकरणों को खुद देरी करते हैं। कई मित्र 50 प्रकरण, कोई 100 प्रकरण, कोई 10 प्रकरण, कोई 20 प्रकरण एक साथ लगाते हैं, जिससे आयोग पर दबाव बढ़ता है। हमने एक साथ नहीं लगाए, वो कई साल के, वो कई काफी लंबे टाइम के, वो सभी इकट्ठे करके एक दिन में लगा दिए। मैं ये बस इतना कहना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण मुद्दों को जरूर लोक आयोग लेके, सूचना आयोग लेके जाएं और उस पर पूरा लड़ाई लड़ें, और आयोग से भी जानकारी मांगे कि वो हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं। हमको मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है, और आप हमारी बैठकों में शामिल होइए जो रविवार को होता है। अभी इस विषय पर ही चर्चा चल रही है, धारा 18 और 19 पर, जो बहुत ही गहन विषय है, और इसी कारण से हमने कुछ कल का हमने एक कार्यक्रम भी रखा है, जिसे एडवोकेट राजीव खरे जी सतना से लेंगे। इसमें वो 18(3) और सिविल प्रक्रिया संहिता को हमें सुस्पष्ट करेंगे, ताकि हमें आगे अपने अधिकारों को पाने में काफी सहायता मिले। हेलो जी हाँ, पंकज वर्मा जी, हाँ, नमस्कार सर। सर धारा 18 में ही जो आपने ये अभी चल रहा है प्रकरण, यहाँ पे हमारे कई इस तरह के प्रकरण चल रहे हैं हमारे संगठन में, कई लोगों ने लगाया, और यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी भी आ गई कि सीएमओ साहब से नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पंजीकरण की वो मांगी उनसे प्रतियां। जी हेलो, तो उसमें वो देने की बजाय उन्होंने जो नर्सिंग होम थे उन्हीं को एक नोटिस जारी कर दिया, और उसमें ये जानकारी मांगी कि इसकी जानकारी दे दें या ना दे दें, जबकि वो इस तरह की कोई सिचुएशन है ही नहीं, और उनको वो जानकारी देनी चाहिए थी क्योंकि वो पर्सनल नहीं था। नहीं ठीक है सर, मैं आपको इसलिए मैं इसमें आपसे बस क्षमा चाहूंगा कि आज जो है हम एक्चुअली लोक अदालत और विधि सेवा प्राधिकरण के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और हमारे जो आप जिस विषय पर चर्चा करना चाह रहे हैं वो हमारी लगातार अभी बैठकों में चल रहा है और आगे चलेगा। और कल भी हमारे 18(3) के ऊपर में बोलने के लिए एडवोकेट साहब आ रहे हैं सतना से, और इसके बाद हमें शैलेश गांधी जी और खुद आयोग से, राज्य सूचना आयोग से हमारे साथ कई साथी जुड़ेंगे, हमें कई आयुक्तों का अनुभव मिलेगा। अभी हमारे कार्यक्रम में ये चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि आपको लगातार जुड़े रहने की जरूरत है। जी कमल अग्रवाल, धन्यवाद। हाँ, 18 का जिक्र आया। भाई साहब नमस्कार, मैं एक बात कहना चाह रहा था, जैसे आज ये मंजेश भाई ने बताया और हमारे राजनीता भाई साहब ने बताया, तो मैं चाहता हूँ इस पे एक दिन कार्यशाला और हो, जिससे कि और अत्यधिक ज्ञान हमें मिल सके इसमें। बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा शुक्ला मिश्रा जी को, वापस निवेदन करूंगा कि जो इस टॉपिक पर वो बात रखनी चाह रहे हैं वो उस बात के लिए कोई दिन और तारीख तय करें। उनके दिन और तारीख तय होते ही मैं निश्चित तौर पर उसका एक सेशन रखूंगा। मैं खुद वो जब देते हैं तारीख, तो उस तारीख को मैं जरूर लेता हूँ।
वो भी कुछ जी भाई। कार्यों से व्यस्त रहते हैं, इस कारण से थोड़ी सी समस्या आ रही है। उनके कार्यशाला आयोजित नहीं किए जा पा रहे हैं, पर वो रोज हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। जैसे वैसा तो आज कि आपने आप कुछ बताया बोलना कि चाह रहे थे सर? मैं साहब ये बोलना चाह रहा था, मैंने कल भी कहा था ये देवेंद्र बाबू बदल गए हैं, आज फिर मेरे को लग रहा है बदल गए हैं। देखो सर, आप क्या, सुनो सुनो मेरा निवेदन सुनो। हम आयोग पर बेवजह दबाव न डालें। अरे अशोक गोयल को सूचना आयोग में जाने की नौबत आ क्यों रही है? मैंने एक एप्लीकेशन दी, जानकारी मांग रहा हूँ, मेरे को जानकारी नहीं देते। मैं प्रथम अपील में जाता हूँ, फिर मेरे को जानकारी नहीं देते। और श्रीमान जी, मैं तभी तो सूचना आयोग में जा रहा हूँ। सूचना आयोग में डायरेक्ट में जानकारी मांगने थोड़ी जा रहा हूँ। मेरे सूचना आयोग में कितने सारे मामले पेंडिंग है। वो आप कहेंगे अशोक गोयल जी, अगर सूचना आयोग में आपके 100 मामले पेंडिंग हो गए तो इसका मतलब आप तो हिस्ट्री शीटर है, खामखा सूचना आयोग को तंग कर रहे हैं। अरे मैं सूचना आयोग को कहाँ तंग कर रहा हूँ? कोई मेरा मामला डीडीए का है, कोई मेरा मामला कॉर्पोरेशन का है, कोई मेरा मामला सड़क का है, कोई मेरा मामला पानी का है, कोई मामला बिजली का है। सारे विभाग बेईमान बैठे हैं, मेरे को जानकारी दे नहीं रहे, जानकारी छुपा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। कल भी राहुल सिंह जी वाले मामले में आप देख रहे हो, 2018 में सूचना आयोग ने ऑर्डर कर दिया जानकारी दो, और 2020 तक को जानकारी नहीं देता, तो बेचारा व्यक्ति सूचना आयोग में जाए कि नहीं जाए? तो देवेंद्र बाबू, आप ये कतई मत बोलो कि हम सूचना आयोग पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। मेरा तो बल्कि ये निवेदन है कि मान लीजिए किसी को एक्चुअली आप समझिए इस बात को, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि जो कई लोग जिनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है जानकारियों को तक पहुंच बनाने की, वो इस कारण से अपने प्रकरणों में काफी देरी से निर्णय पा रहे हैं, जिससे उस निर्णय का बहुत ही महत्व कम हो जाता है। मेरा सिर्फ आग्रह इतना है कि अच्छे मुद्दों को जरूर लेके जाना चाहिए, लेकिन अकारण, क्योंकि कई बार हम लोगों के ऊपर ये लांछन जरूर लगता है। ये लांछन से हम इस बात से हट नहीं सकते कि लांछन हम पर नहीं लग रहा है कि हम अकारण जो है मामलों की बोझ लेके आके किसी से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर विभाग को या पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट करके काम कर रहे हैं। हमें इन बातों से बचना हमारे सम्मान को बचाए रखने के लिए जरूरी है। नहीं नहीं, ये क्या मतलब हुआ? अरे मैं सिर्फ जानकारी मांग रहा हूँ, आप मेरे को जानकारी दे दो, बात खत्म है। सर, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण विषयों पर हमको फोकस ज्यादा रखना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सहमत मेरा नहीं निजी मत है सर, मेरा निजी मत है, मैं किसी के ऊपर इस बात को नहीं वो कर रहा हूँ। सूचना आयोग में मत जाओ, उसमें बटन पड़ रहा है। अरे उसमें बटन इसलिए पड़ रहा है, सरकार ने सूचना आयोग नियुक्त नहीं कर रखे, उसमें मेरी क्या फॉल्ट है? मैं 5 साल तक इंतजार करूं जानकारी का। सूचना आयोग से कितनी जानकारी आपने मांगी कि क्यों नहीं किया गया? उसके लिए आपने क्या काम किया, ये भी बताएं। आपने क्या काम किया इस विषय पर कि आयोग में आयुक्त बैठे? आपने क्या काम किया इस चीज पर कि आयोग जो है निर्णयों का जल्दी से तेजी से निराकरण करे? आप ये मुझे बताएं कि आपने कितने आयोग के निर्णयों की समीक्षा करके इस बात को सामने लाया कि आपने जो आदेश दिए हैं वो नियम के विरुद्ध है? तो सर मुझे समझिए, हमको सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हमको आयोग की भी आलोचना करनी पड़ेगी अगर आयोग अपने अधिकारों का और शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि जब तक हम आयोग पर भी प्रश्न नहीं उठाएंगे, आयोग भी तो मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ, मैं आयोग को नहीं बदल सकता। मेरे को तो जानकारी चाहिए, मेरे को जानकारी दे दो। जो लोग पार्टी मेहनत कर सकते हैं, जुझारू लोग हैं, वो जा सकते हैं। मेरे जैसा बुढ़ा ठेड़ा आदमी आयोग से जाके लड़ाई नहीं कर सकता। अगर 100 प्रकरण पे जा रहे हैं तो 100 अलग अलग विभागों के लिए भी तो जा रहे हैं ना सर। तो कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य लोकहित है, तो उसमें लोकहित के साथ में दूसरे लोकहित में जो साथी काम कर रहे हैं आरटीआई से संबंधित, उनको भी जोड़ना जरूरी है सर। नमस्कार, आप मेरे बात को, निवेदन को समझे। मैं अपनी निजी बात को किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं। अन्य कोई साथी? शुक्ला जी कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देवेंद्र सर जी, मैं थोड़ा सा एक निवेदन करूंगा कि आज हम लोग 1 अरब 35 करोड़ एक जनसंख्या है, और अभी तक आपके ने कल जो गूगल से निकाले थे कि इतने ही आरटीआई 3 करोड़ के समथिंग लगे पूरे भारत में, और उसमें से भी कुछ सूचना आयोग में चले। अगर पूरे हमारा देश की पूरी जनसंख्या जो है उसमें से 50% भी अगर आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाएंगे और लगाएंगे, तो तब सूचना आयोग तक के पास वार्डन कितना बढ़ेगा। इसलिए जो जा रहा है उनको जाने दीजिए, क्योंकि कोई भी अपने अपने मतलब तरीके से इम्पोर्टेंट लेके ही केस जा रहा है, तभी तो वो लगा रहे। आज तो सर मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बातों पे उल्लेख करना चाह रहा हूँ कि हमें जो है एकदम जाना चाहिए, प्रश्न करने की जरूरत है। हमें आयोग के क्षेत्र पे भी काम करने की जरूरत है, दखल देने की जरूरत है, और अपनी सभ्यता को भी बनाए रखने की जरूरत है कि कोई हम पर लांछन ना लगा पाए।
क्योंकि मान लीजिए कि 10 एक्टिविस्ट इस तरीके के कुछ गतिविधियों में शामिल हो जाएं जिससे आयोग को ये बात बोलने का मौका मिले या लोगों को ये बात बोलने का मौका मिले कि ये जो है जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है, तो उसका लांछन सारे कार्यकर्ताओं पर लगता है। मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक विषय आपके सामने लाना चाहूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन इस बात को सामने लाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आयोग ने एक व्यक्ति को रोक लगा दी है उस पर कि वो अपने आवेदन अपील नहीं कर सकता आयोग में, उसको सुनवाई से रोक दिया गया, ये कह के कि ये जानबूझकर बहुत सारे प्रकरण लाता है और उसको विवादित स्थिति में बनाता है। लेकिन उस एक प्रकरण के कारण उसका प्रभाव कई सारे लोगों पर पड़ा है। हमें इस बात को भी विचार करना चाहिए कि हमारी गलती से किसी एक आदमी के बहुत ज्यादा एग्रेसिव वर्क से उसका रिजल्ट भी हमको गलत हो सकता है। हमको दोनों पक्षों को बैलेंस करने की जरूरत है। देवेंद्र जी, अग्रवाल सर, मैं इसमें बोलना ये मेरा निजी मत है सर। देवेंद्र जी, हाँ शुक्ला जी सर, शुक्ला जी सर। सर मेरा ये काम नहीं है, जो बात आप डिस्कस कर रहे हैं वो ना आपका काम है ना मेरा काम है। मेरे समझाने पे आप बात ना मानेंगे, आपको जो बुझाएगा आप ही करेंगे। तो कोई अगर 1000 एप्लीकेशन लगाता है, उसके पास हमसे ज्यादा हुनर है, ये है, उसको करने दीजिए। हम लोग एक ही लगाते हैं और एक ही से संतुष्ट नहीं रहते सर, हैं। मैं इस बात में कटाक्ष जरूर करूंगा। नहीं, मेरी कि बात सुन अगर लेना। हम नहीं सर, आप इस बात को एक बार मैं जरूर बोलूंगा इस बीच में, आप भले मेरी मत से सहमत रहे चाहे ना रहे, कि हमारी जवाबदारी खाली आयोगों को सुधारने की या प्राधिकरणों को सुधारने की नहीं है। हम अगर अपने आप को आरटीआई संघ से जोड़ रहे हैं तो हमको अपने लोगों पर भी कंट्रोल रखने की जरूरत है कहीं ना कहीं। मेरी बात हमें उन गतिविधियों से बचना चाहिए जिससे सबके सम्मान को ठेस पहुंचती हो। आप जो है वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मेरी बात सुन लें, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको सुन लें आप। अभी आप मीटिंग खत्म करने के बाद क्या करेंगे इसकी क्या जानकारी है मुझे? आप छत्तीसगढ़ में ना लगा करके सेंट्रल कमीशन में आप बैठे बैठे आरटीआई लगाइएगा, कौन रोक लेगा आपको? मेरा वो कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि जिस उद्देश्य के साथ में हम लोग यहाँ बैठे हैं और काम कर रहे हैं, हम लोग उसी उद्देश्य को देखें। संजय शुक्ला क्या करता है, उसका पर्सनल एक्टिविटीज है, वो कोर्ट में लात खाता है, कोर्ट की बात सुनता है, वो संजय शुक्ला और कोर्ट समझे। उसको हम लोग इस पटल पे क्यों लावें? हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने क्या, मैं जरूर आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक से हटके हमें नहीं जाना चाहिए। खैर सर, वो बात हमको नहीं करनी है। हमको ये करना है कि हर आदमी का अपना अपना मत है और व्यवहार है, सोच है, वो रहने दीजिए। सुनने का काम है, सोच पे अपना रिएक्शन नहीं देना है भैया। हम सोच सुन लिए, बात खत्म है हमारी। हम पहले भी कहा है कि जो बात में अच्छी लगेगी मैं उसे अनुग्रह करूंगा, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कुछ सुना है। मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। मैं बोलना चाहता हूँ, इसी से संबंधित है। इजाजत है सर अग्रवाल सर। मैंने आज लोक अदालत पे बात की है। लोक अदालत कैसे हमारे बीच में आए, इस पे प्रयास हमको करना है। अगर लोक अदालत में लग जाती है तो आयोग का केस की संख्या घट जाएगी, आवेदक को जल्द से जल्द सूचना प्राप्त होगी। ये लोक अदालत का प्रभाव है और उसका ये इफेक्ट है। इसलिए सूचना अधिकार के क्षेत्र में लोक अदालत का लगना चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग इस पे विचार सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हमको इसके अलावा किसी बात पे नहीं करना है कि हाँ देवेंद्र जी ने क्या खाया, रोटी खाया, चावल सर, खाया। मेरी बात आप समझिए कि अगर हम अपने विचार को रख रहे हैं तो विचार रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम जिस टॉपिक पर आज आए हैं जरूर उस टॉपिक से हम थोड़ा सा हटे हैं, जो कि मेरी आदत में शुमार नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर उस बात को ना बोला गया तो उसका भी गलत अनुचित अर्थ निकाल लिया जाता है। अब देखिए सर, अब उसका तो असर हम लोग के सामने में है कि जिन लोगों को हम लोगों ने बोला वो लोग सभा छोड़ के चले गए। ठीक है, देखिए सर, कि हमें भी अच्छा, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा इस चीज के लिए, ठीक है, कि किसी बात को दुख किसी को भी हुआ हो, और मैं इसको सामूहिक मंच पे इस बात को बोल रहा हूँ कि भाई अगर किसी को भी मेरी बात से दुख होता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरा मत मेरा निजी मत है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूँ, लेकिन अपनी बातों को रख रहा हूँ इस मंच के जरिए से। मैं वही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर कि इस पे हम लोग विचार ना करें। हम लोग सुन लिए, आपने जो कहा मैंने सुन लिया, मैं उस पे कुछ नहीं कह सकता। वो हमारे क्षेत्र से बाहर की चीज है।
थोड़ा रिक्वेस्ट बालाघाट से कुछ बोलना चाहते हैं। जी सर। जी शुक्ला सर, अभी मेरे प्रकरण में 10 अगस्त को यहाँ से अरविंद कुमार शुक्ला साहब जो SIC मध्य प्रदेश हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैंने जिस डिपार्टमेंट में RTI लगाई थी कि वो उन्होंने बोला PIO ने कि मिश्रा जी बार लगा के हमको परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बहुत डांटा और बोले कि तुम उनका सूचना नहीं दे रहे हो टाइमली, इसलिए बार लगाएगा, और उस पर 25,000 रुपए फाइन का लगाया, पेनाल्टी लगाई, शास्ति दिया है। तो हम कभी ये ना सोचे कि हम बार हमारे को सूचना नहीं मिल रही थी तो वो तो आवेदन जाएगा, बार जाएगा। ये मेरे साथ हुआ, अभी मैंने ग्रुप में ये ऑर्डर डाल दिया है सर, अभी 4-6 दिन पहले। सर एक RTI आप मेरी ओर से उन पे लगामे जिन पे 25,000 की पेनल्टी लगी है, कि क्या उन्होंने 25,000 रुपए जमा किया है? आप एक RTI लगामे उनके ऊपर में। नहीं आप उनके लगामे, आपके ऊपर जो 25,000 रुपए की पेनल्टी हुई है वो राशि कहाँ जमा किए हैं, और जो जमा किए हैं उसकी प्राप्ति रसीद की छाया प्रति उपलब्ध करावे। हम लोग बहुत लगा दिए 17 तारीख को। नहीं हम लोग सर बहुत खुश हो जाते हैं, आयोग जब पेनल्टी लगा देती तो हम लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होके आयोग से हंसते हंसते बाहर निकलते हैं कि मैंने PIO पे पेनल्टी लगवा दिया। लेकिन आगे की प्रक्रिया हम लोग नहीं कर पाते कि क्या लोक सूचना अधिकारी ने पैसे जमा किए कि नहीं किए, इसकी जानकारी हम नहीं ले पाते, जो कि हमारी कमी है। हमको तुरंत वहां लगाना चाहिए। शुक्ला सर मैंने आपको लगा दिया 17 तारीख को। हाँ, अब आप देखें वो क्या जवाब देते हैं। जी हम बिल्कुल लगा दिया सर। हम किसी को परेशान नहीं करते, परेशान लोग खुद होना चाहता है। जी हम किसी को परेशान नहीं करते, परेशान लोग खुद होना चाहता है और परेशान होता है। जी चले क्षमा करेंगे सर, मैंने भी आज बहुत जोर से लोगों को दिया। देवेंद्र जी नहीं, आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला हुई है, जिस महत्वपूर्ण कार्यशाला से उठने के बाद हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि सरकार ने हमें अधिकार तो दिए इस संविधान में और नियमों के आधार पर, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस क्षेत्र पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए सभी साथियों को मिलकर अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा और उन जरूरी मुद्दों को भी सामने लाना पड़ेगा अपने RTI के जरिए से। जैसा कि मिश्रा जी बोल के गए थे कि कितने लोक आयुक्त अदालत, लोक आयोग की अदालत लगाए गए, कितने प्रकरण निपटाए गए, कितना खर्च हुआ, कितना लोगों को क्या फायदा हुआ, इस बारे पर भी हम सोचें। और हम शुक्ला जी की इस बात पर भी विचार करें कि जिस तरीके से इंदौर, गुमला और खंडवा जैसे जगह पर RTI के लिए लोक अदालत लगी है, उस तरीके से हमारे क्षेत्र पर भी लगे, जिसका लाभ हमारे साथियों को मिले, खासकर उन लोगों को जिनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और कम आय वर्ग या निशक्त जन या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से आते हैं, जिनको इसकी सहायता बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं सभी साथियों से क्षमा चाहते हुए और विशेष तौर पर मंजेश शर्मा जी को हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हुए कि किस तरीके से उन्होंने हमको एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर में एक अच्छा व्याख्यान दिया, उनका आभारी हूं और सभी साथियों के तरफ से उनको धन्यवाद करता हूं। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी।